आप ओशो को तब पढ़ते हो जब थोड़ा आपका पर्सनैलिटी टाइप उससे मैच करेगा, अदरवाइज आप नहीं लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे उसको। तो ओशो को तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, इनफैक्ट मैं तो बहुत लंबे टाइम तक ओशो के आश्रम में भी रहा हूँ, काफ़ी टाइम मैंने ओशो के आश्रम में स्पेंड किया। ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू मैन, जो उन्होंने बोला भी था ओशो ने कि मैं ईस्ट और वेस्ट को मर्ज करना चाहता हूँ। अभी तक जो हमारी फिलोसफीज हैं, अभी तक जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं, वो हम एक परफेक्ट इंसान क्रिएट नहीं कर पाए। हमने एक ऐसा इंसान क्रिएट किया है जो अंदर से बहुत परेशान है, मरा हुआ है, बहुत रिप्रेस लाइफ जीता है। वो कहता है मैं इंसान को इन सारी बीमारियों से मुक्त करना चाहता हूँ और मैं एक नया इंसान बनाना चाहता हूँ। गॉड में बिलीव करते हो आप? क्या वीगन डाइट जो होती है वो हेल्दी होती है? ठीक है, क्योंकि B12 और EPA DHA जो ओमेगा 3 का टाइप है, ये वीगन डाइट में नहीं है। और अगर ये कमी आपके अंदर आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। विटामिन B12 की वजह से नर्व डैमेज हो जाता है, और नर्व आपकी एक बार डैमेज हो गई, मतलब तरह का न्यूरॉन है, नर्व क्या न्यूरॉन से ही बना, एक्सॉन से बना होता है। एक बार नर्व डैमेज हो गई तो गया, वो वापस नहीं होगा आपका। आगे का रोक लोगे डैमेज, लेकिन जितना हिस्सा गया तो गया। थंबनेल चाहे कैसा भी हो, पर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कंटेंट बेकार है, बट कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट मैंने देखा ना, जितना भी स्टोरी टेलिंग का, उसमें दिखा कि यार ये कंटेंट ना, और मेरा मन कर रहा था कि यार, मेरा दिल कह रहा था उस वक्त कि क्यों ऐसा हो रहा है, एल्गोरिथम इस तरीके से क्यों डिजाइन हो रखा है कि अच्छे कंटेंट जो मतलब सोना है, जो मतलब इतना मतलब प्योर 24 कैरेट गोल्ड जो कंटेंट है ना, वो प्रमोट ही नहीं होता एल्गोरिथम में। और मासेस जो होती है उनको शिट चीजें पसंद आती है, क्रिंज चीजें पसंद आती है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? मतलब एल्गोरिथम इस तरह एक्चुअल क्यों में करता है? अगर आप थोड़ा सा एल्गोरिथम के उसमें जाओगे ना, डेप्थ में, तो ये एल्गोरिथम डिजाइन इस तरह से है कि इनको एक टास्क दिया जाता है कि यूजर का एंगेजमेंट जो है ना मैक्सिमाइज करना है। तो यूजर का एंगेजमेंट उस चीज से मैक्सिमाइज होगा जो जिसमें उनको बहुत मजा आएगा, जिसमें उनको बहुत ज्यादा लॉजिक ना लगाना पड़े। ठीक है, तो मोस्टली जो यूजर को एंगेजमेंट मैक्सिमाइज उन्हीं चीजों से होता है, इसमें मजा आता है। ठीक है, मजा आता है जब मतलब बहुत फ्लैशी चीजें होती हैं जिसमें विजुअल अपीयरेंसेस बहुत स्ट्रांग है, तो वो वाली चीज़ है। और थोड़ा सा जो मोस्टली अगर हेटेड वाला कंटेंट है, या जहाँ पे फियर बहुत है, अगर आप फियर लेके आओगे, तो क्योंकि फियर सीधा क्या आपके इमोशनल जो पार्ट है ना ब्रेन का, जो लिम्बिक सिस्टम है, उसको टारगेट करता है। तो अगर मैं फियर वाला कंटेंट बनाऊं या मैं कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल कंटेंट बनाऊं, तो जल्दी लोगों को हिट करेगा, क्योंकि उनके इमोशनल पार्ट को हिट कर रहा है। तो अगर उनके इमोशनल पार्ट को हिट कर रहा है तो वो ज़्यादा सर्कुलेट भी होगा। और एल्गोरिथम तो डिजाइन इस तरीके से है, मतलब वो फेयर है उस सेंस में कि ऐसा नहीं कि वो रवि को प्रमोट करेगा या वो साहिल को प्रमोट करेगा। वो तो उसको प्रमोट करेगा जिसको लोग देख रहे हैं, और लोग उस चीज को ज्यादा देखेंगे जिसमें उनको मजा आता है या जिसमें उनको फियर होता है। मतलब सीधा इमोशनल पार्ट को अगर ब्रेन के आप हिट करोगे तो वो कंटेंट ज्यादा सर्कुलेट होगा। तो ये तो उसने अभी हरारी की जो नई बुक आई है ना, नेक्सस, तो उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि यूजर एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज करना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। बहुत कंट्रीज में बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में जो फेसबुक है उनको बोला गया कि भाई आप कंटेंट आप ऐसा बनाते हो, मतलब ऐसा एल्गोरिथम अपने सेट करते हो। यूट्यूब को भी बोला गया, तो उन्होंने बोला कि अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अब आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा उसको आपको मतलब यू आर मॉरली ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ना। आप ये नहीं कह सकते ना कि हमने तो बस एल्गोरिथम सेट कर दिया, अब तो लोग ऐसा देखना चाहते हैं इसलिए हम आगे वो करेंगे। वो बोलते हैं ना, विद बिग पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो वाली चीज़ ठीक है। तो थोड़ा सा भी वो अलर्ट हुए हैं उसके बाद से। इनकी कोई मोरल बाउंड्रीज नहीं होती है साहिल जी। ये इवन आप देखेंगे इंडिया के अंदर अगर राइट्स वगैरह भी हो रहे होते हैं, या फिर दो कम्युनिटी के बीच में एक टेंशन बन जाती है, कम्युनल टेंशन, तो उस बीच में भी ये इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी और चीजों को प्रमोट करता है जिससे और आग लगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश जल जाए, कोई घर किसी का जल जाए, किसी के इंसान की हत्या हो जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। इनको पैसा कमाना है खाली, कोई मोरल बाउंड्रीज नहीं है। यार और क्या होता है कि देखो, ये आपका पॉइंट ठीक है। हमेशा आप देखोगे फर्क उसको पड़ता है जो अफेक्टेड है। आप देखोगे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो बिलियनर्स हैं या जो बहुत पावर की पोजीशंस में हैं, वो पर्सनली अफेक्टेड नहीं हो रहे। अफेक्ट कौन होता है? कॉमन मैन होता है। ठीक है, तो आप अफेक्ट हो रहे हो, मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, या जो भी मतलब लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो अफेक्ट होता है। ये लोग अफेक्ट ही नहीं हो रहे हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब दे आर मोर अबाउट बिजनेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये चीज़ सोच के एल्गोरिथम बनाते हैं कि हाँ इससे प्रॉब्लम्स हो, क्योस हो सोसाइटी में, वो ये सोच के नहीं बनाते हैं, बट वो हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो मैं कुछ हमेशा देखना आप जैसे 1% जो दुनिया में हमेशा ऐसे फोर्सेस होंगे जो डार्क होंगे। ठीक है, तो जब उनके पास वो टूल आएंगे तो वो पावरफुल अलग तरीके से उसको मिसयूज कर लेते हैं। तो ये वाली चीज है। डार्क का मतलब इविल, इविल माइंडेड। हाँ, कह सकते हैं इविल माइंडेड। तो जैसे आपको पता ही है दुनिया में 1% लोग जो हैं, शायद एक एग्जैक्टली परसेंटेज तो नहीं पता, बट कुछ साइकोपैथ होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बात की थी। मतलब जैसे इस चीज़ पे बहुत एक बड़ा क्वेश्चन उठता है ना, जो ईवल है वो इनेट है या ईवल को हम बनाते हैं, नर्चर करते हैं। सोसाइटी की वजह से ईवल पैदा होता है या
आदमी इवल होता है बाय बर्थ, ठीक है। हम्म लेकिन अगर आप देखोगे तो साइकोपैथ्स हैं कुछ इस टाइप के, मतलब जिनको कोई एम्पैथी नहीं होती, और सम पीपल आर टू मच पावर हंग्री, वो इतने पावर हंग्री हो जाते हैं या इतना वेल्थ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि सक्सेस जब सिर पे चढ़ती है कुछ नहीं दिखता आदमी, फिर वो हिस्ट्री में भी इस चीज़ का गवाह है, बहुत बार एविडेंस है, तो वो वाली चीज़ हम्म है। तो इस नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट में आप कहाँ खड़े होते हैं? यार मुझे लगता है कि आप दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते। मतलब इट्स लाइक जैसे बहुत सिंपल मैं बोलूँ कि हम कहते हैं कि जैसे सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, ये सिलिकॉन वैली, इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा इनोवेशन वहाँ हो रहा है। तो आप बोलोगे कि यार वहाँ पे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ ना लोग बड़े आईक्यू बहुत इंटेलिजेंट, मतलब अच्छा है उनका दिमाग से बहुत तेज़ हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई अफ्रीका में पैदा होता है, हो सकता है उसका आईक्यू शायद उन लोगों से भी ज़्यादा हो, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है उसके पास। उसी को आप उसी एनवायरनमेंट पर रख दोगे, हो सकता है वो नेक्स्ट एलोन मस्क बन जाए या उससे कुछ और भी कुछ नया टेस्ला बन जाए, कुछ भी हो सकता है। उसको राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, राइट एनवायरनमेंट में नहीं है, ठीक है। और हम कभी भी नहीं जान सकते कि अगर कोई एक आउटकम निकल के आ रहा है, उसके पीछे कितना परसेंट जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल है, कितना परसेंट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है। 100% कभी भी ये बाइफर्केशन हो नहीं सकता कि ये एग्जैक्टली हम्म 50% जेनेटिक्स है और 50% इसका एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते। मतलब दोनों चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं, और फिर ऊपर से हम्म लक फैक्टर तो है ही है यार, सक्सेस में लक हम्म फैक्टर का काफी बड़ा रोल है। या मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सही कह रहे हो आप। और इवोल्यूशनरी रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन किस तरीके से वो शेप फिर किया हमारे बायोलॉजी में ही आ बिहेवियर गया को। ना, हाँ, वो हाँ, बायोलॉजी में ही आ गया ना, जेनेटिक्स में आ उसमें आ गया, गया, हाँ बिल्कुल, एनवायरनमेंट में आ वो गया, नेचर सही के कह रहे उसमें पार्ट में आ गया, इनेट हो गया वो। हो। हम बात कर रहे थे उस समय एल्गोरिथम की, कि मैंने पूछा था आपसे कि एल्गोरिथम इस तरह डिजाइन क्यों है। मेरा दूसरा उसके अंदर एक छुपा हुआ क्वेश्चन ये था कि लोग ऐसे क्यों हैं, एल्गोरिथम को भी हटाओ आप, कि लोग ऐसे क्यों, मासेस ऐसे क्यों हैं? नहीं, मासे जैसे नहीं है यार, देखो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी के अंदर कैपेसिटी होती है गुड करने की भी, और हर आदमी के अंदर कैपेसिटी होती है ईवल करने की भी। हर आदमी के अंदर है, वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ठीक है। हम्म जिसको कार्ल जुंग ने बोला डार्क डार्क साइड, इंसान की जो शैडो साइड है हमारी, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। ये डिपेंड करता है, डिग्री का फर्क हो सकता है। कई लोग नेचुरली बहुत गुड माइंडेड होते हैं, मतलब गुड माइंडेड मतलब जो इंटेंट होती है गुड होती है, वो चाहते हैं कि लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का बेनिफिट हो, हेल्प हो। लेकिन कुछ लोग क्या है, थोड़ा ईवल साइड की तरफ ज्यादा उनकी डिग्री का टिल्ट होगा। है सबके अंदर, डार्क आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ब्राइटनेस मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, डिग्री का फर्क है, पहली चीज ये है। सेकंड, फिर आप उसको समझ के कैसे उसको चैनलाइज करते हो। आप कंप्लीटली अपने अंदर से डार्कनेस हटा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो लोग बहुत हाईली क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत, उनके अंदर डार्क फोर्सेस बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन उसको चैनलाइज ठीक जगह कर रहे हैं, हम्म ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आप हिटलर का ले लो, ठीक है। हिटलर के अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, उसने उसको गलत जगह चैनलाइज करा, वायलेंस में कर दिया। एग्जाम्पल उसका अगर आप किसी उससे लोगे, किसी बहुत हाईली क्रिएटिव आदमी से, हो सकता है उसके अंदर भी बहुत, हमें नहीं पता, इट कैन बी लियोनार्डो डा विंची हो सकता है, जो हाईली क्रिएटिव बंदा था, ठीक है। कोई भी साइंटिस्ट हो सकता है, टेस्ला हो सकता है, आइंस्टाइन हो सकता है। तो हर एक की अगर जब आप पर्सनल लाइफ पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डार्क एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप एल्बर्ट हम्म आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ देखोगे तो वहाँ भी डार्क एलिमेंट्स हैं, किसी राइटर की देखोगे वहाँ भी डार्क एलिमेंट्स हैं, दोस्टोवस्की की देखोगे वहाँ भी डार्क एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये कि वो चैनलाइज ठीक जगह कर रहा है उसको, वो मासेस को उससे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो उसको इस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है कि जो भी चीज़ बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, उससे मासेस को बेनिफिट हो रहा है। सो इट्स अबाउट चैनलाइजिंग, उसको चैनलाइज कैसे करते हो इस पर डिपेंड करेगा, बट हम डार्कनेस को हटा नहीं सकते, हम सिर्फ चैनलाइज कर सकते हैं। या और तो सबके अंदर है। स्टैंड अप कॉमेडियंस भी यही करते हैं, उनकी जितनी भी पास्ट लाइफ है, उनका जितने जो भी उनके साथ बुरी चीजें हुई हैं, फॉर एग्जांपल हम्म, समय रैना का देख लो, स्कूल में बुली होता था, तो हम्म, उसने आज, आप उसके अगर आप देखोगे अगर वीडियोस वगैरह स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह, तो उसमें दिखेगा आपको कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, वो अपनी हम्म। जितने भी उसके अंदर होगा, ट्रॉमास होंगे या फिर कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे या फिर कुछ ऐसी पास्ट एक्सपीरियंसेस जिसको वो मूव ऑन नहीं कर पाया, उसने उसको चैनलाइज कर दिया कॉमेडी की तरफ, और ये आर्टिस्ट तो करते हैं। हाँ, ये वो देखो आप भी कर रहे हो, जैसे आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एनर्जी है आप उसको एक चैनलाइज कर रहे हो, वही आप कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एग्रेशन होगा, आप जो बहुत सारे रैप म्यूजिक है, रैप म्यूजिक की तो स्टार्ट ही उससे हुई है। अगर हाँ आप तो ज़्यादा जानते हो, मुझे इतना उसका नहीं पता, हाँ लेकिन हाँ अगर यूएस में देखो जो स्टार्ट हुई थी, ईस्ट और वेस्ट का जो डिवाइड था, तो उन्होंने जो हम्म स्टार्ट भी किया था उसी उससे किया था कि यार जो सोसाइटी उनको, जो ब्लैक्स थे उनको ठीक से जो ट्रीटमेंट था वो नहीं मिल रहा था, तो उनके अंदर एग्रेशन था, तो वो उन्होंने म्यूजिक के थ्रू उसको चैनलाइज किया। तो हम्म जब भी आपके अंदर एग्रेशन होगा, तो बहुत सारे राइटर्स हैं जो, उनकी राइटिंग्स देख लो आप, चाहे मंटो है, चाहे डॉस्टोवस्की है,
ठीक है, खुशवंत सिंह है, जितने भी जो क्लासिक राइटर्स हैं, टॉल्स्टॉय हुआ, कोई भी हुआ, तो आपको वो चीज़ दिखाई देगी कि एक एक उनके अंदर गुस्सा है सोसाइटी को लेके, जिस तरह से सोसाइटी फंक्शन करती है, तो उसको फिर वो अपनी राइटिंग्स में निकालते हैं, उसको स्टोरीज के थ्रू वो इंडायरेक्ट वे में प्रोजेक्ट करेंगे। आप कैसे करते हो चैनलाइज? लिख के, राइटिंग इज़ वन थिंग, और कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ। आई लाइक रीडिंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब खाली एक सब्जेक्ट नहीं, मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने का शौक है, और मैं कोशिश करता हूँ उनको देख पाऊँ कि वो डॉट्स कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। और मुझे लगता है जब आप बहुत डेप्थ में जाओगे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, चाहे वो आपको लगेगा शायद कि यार मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स का लिटरेचर से क्या लिंक है, हिस्ट्री का लिंक कैसे है, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से, लेकिन कनेक्ट होंगे जब लार्जर उस पर देखोगे तो कनेक्ट होगे। पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे कनेक्ट होंगी, आर्ट्स और साइंस जब आप डेप्थ में जाओगे कनेक्ट कर जाएंगे, करेंगे ही करेंगे, आप उसको आप अलग नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज के वर्ल्ड में तो जो चीज़ें बहुत इंटर डिसिप्लिनरी हो रही हैं, डिसिप्लिन्स मर्ज कर रहे हैं। इस बार जो नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में भी, और जो आपका केमिस्ट्री में भी जो नोबेल प्राइज मिला है, वो एआई के उसमें उन्होंने दे दिया, जबकि एआई हार्डकोर फिजिक्स नहीं है, वो हार्डकोर साइंसेज नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। लेकिन क्यों दिया गया? क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि जो बाउंड्रीज हैं साइंस की आने वाले टाइम में वो डाइल्यूट होंगी, वो अब उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है कि हम बोलेंगे कि फिजिक्स बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, वो डाइल्यूट हो रही है, विद टाइम और डाइल्यूट होंगी, और जो अलग अलग डिसिप्लिन है वो मर्ज करेंगे। तो डिसाइड कैसे करते हो क्या पढ़ना है? पिक कैसे करते हो किताबें? यार मुझे लगता है वो थोड़ा इंट्यूटिव हो जाता है, जब बहुत लंबे टाइम तक आप पढ़ते रहोगे तो वो इंट्यूटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। बट मोस्टली हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे कि देख लिया, फॉर एग्जांपल ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर में है, तो देख लिया कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, बुकर प्राइज़ विनर कौन है, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो फिर उसका वर्क पढ़ा, देखा उसके बारे में, उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और फिर मैं देखता हूँ जो उसका वर्क है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब क्या उसमें उतनी पावर है कि वो इम्पैक्ट कर पाए, तो उसके हिसाब से पढ़ता हूँ। और मेरे से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि मेरे से ही नहीं कनेक्ट कर पाएगा अगर राइटर, तो फिर मैं कहानी सुना नहीं पाऊंगा। कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टोरी टेलिंग के राउंड है, तो स्टोरीज बनाऊंगा कैसे, मैं कहानी को बनाऊंगा कैसे अगर मैं खुद ही कनेक्ट नहीं कर रहा? तो ये वाली चीज़ है। कभी ओशो को सुना है आपने? ओशो को तो मैंने बहुत पढ़ा है, मतलब सबसे पहले मैंने ओशो को ही पढ़ा है। ओशो को कैसे लगे मैं आपको? जब आई थिंक उस टाइम, तो जब मैं 8th 9th में था तब मैंने पढ़ा था ओशो को। स्कूल टाइम बता रहा हूँ आपको, 8th 9th सबसे पहले मैंने ओशो को ही पढ़ा है। ठीक है, ओशो को पढ़ा था, और लिटरेचर में पढ़ा था मैंने खुशवंत सिंह को, तब भी मैं 8th 9th में ही था, मतलब उसी टाइम की पीरियड की बता रहा हूँ आपको। और दोनों मुझे लगता है कि दोनों रिबेलियस थे। ऑब्वियसली ओशो तो बहुत ज़्यादा रिबेलियस थे, लेकिन पढ़ा उसको, ओशो की बातें कुछ बहुत अंदर तक जाती हैं, रेजोनेट करती हैं। और थोड़ा सा ये भी था कि जैसे कि आप ओशो को तब पढ़ते हो जब थोड़ा आपका पर्सनैलिटी टाइप उससे मैच करेगा, अदरवाइज आप नहीं लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे उसको। अब जब भी आप किसी को पढ़ रहे होते हो ना, बहुत तक आपका जो इनर सेल्फ होता है वो आप उसी को प्रोजेक्ट करते हो। ऐसे नहीं पढ़ोगे हाँ, आप, हाँ, आपको बिल्कुल, बोलूंगा मैं बिल्कुल। 500 पेज की किताब पढ़नी है रवि जी, हुँ, आप 10 पेज पढ़ के बंद कर दोगे अगर आप उससे कनेक्ट नहीं कर रहे तो। आपकी इनसाइड अगर हुँ, कनेक्ट नहीं कर रही ना, उससे आप बंद कर दोगे। तो कहीं ना कहीं हर हुँ, आदमी के अंदर जो ओशो को पढ़ रहा है उसके अंदर वो एलिमेंट है उसका, तभी वो उसको पढ़ पा रहा है। तो ओशो को तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। इनफैक्ट मैं तो बहुत लंबे टाइम तक ओशो के आश्रम में भी रहा हूँ, काफ़ी टाइम मैंने ओशो के आश्रम में स्पेंड किया है। तो क्या वो बात है! लेटर स्टेजेस में था। कहाँ पे? हाँ, मैं काफ़ी कहाँ पुणे में। कितने तो वक़्त मैंने रहे थे अराउंड आप? मैं अराउंड रहा था, मैं 5 साल पुणे रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब में था, उस टाइम उस फेज़ में था वहाँ पे। तो करीबन 2 साल के आसपास मैं रेगुलर पुणे वहाँ पे जाता रहा, कोरेगांव पार्क में उनका, तो वहाँ जाता रहा। इट वाज़ तो गुड कैसा था एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस? क्या एक्सपीरियंस क्या था? मतलब क्या कुछ ऐसा लगा कि वहाँ से जब मैं निकला तो कुछ मैं लेके निकला? यार फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ जो जिसको लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या मिस्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना लोग, तो मैंने हुँ, मेडिटेशन वहाँ किया, वहाँ मेडिटेशन बहुत डिफरेंट है, ओशो का मेडिटेशन डिफरेंट है, नॉर्मल मेडिटेशन की हुँ, तरह नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। हुँ, कि हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो बुद्धा का मेडिटेशन है विपस्सना, कि आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे और आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। तो ओशो का ये मानना था कि यार हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं और बुद्धा जिस वर्ल्ड में रह रहे थे वो वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है। आज की डेट में आप वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में हुँ, आदमी इतना बेचैन है वो बैठ ही नहीं पाएगा। 5 मिनट बैठोगे आदमी पागल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आधे पागल तो हम वैसे ही होते हैं। ठीक है, बहुत थिन लाइन है पागलपन में और नॉर्मल आदमी में, ज़्यादा फर्क है नहीं। थोड़ा सा पुश दोगे तो दोनों दर्द हो सकते हैं। तो ओशो ने बोला था आज का मैन जो है वो बहुत डिफरेंट है, बुद्धा के टाइम का आदमी बहुत डिफरेंट था। तो हम जो विपसना जो है आज के टाइम में डायरेक्टली नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद आप कर सकते हो, जब आप परफेक्ट हो चुके हो, आपको टाइम हो चुका है, हुँ, देन यू कैन डायरेक्टली गो इनटू दैट। ये ओशो का ऐसा व्यू था। तो उन्होंने अपना एक मेडिटेशन बनाया था, डायनेमिक मेडिटेशन, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन किया।
मतलब ईस्टर्न मेडिटेशन भी लिया, वेस्ट की बहुत सारी चीज़ें ली। जैसे एक टर्म था कैथारसिस। कैथारसिस में क्या होता है कि जैसे आपके अंदर जो भी है, आप चीखोगे चिल्लाओगे सब बाहर निकाल दोगे जो भी है। जब आप डायनेमिक मेडिटेशन करते भी हो तो उनका, जब मैंने वहाँ डायनेमिक वो किया था तो उसमें स्टेप्स होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि आप बहुत तेज तेज सांस लोगे, जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हो ना आप, लेकिन अगर आप उसकी स्पीड को बहुत तेज कर दो, इंटेंसिटी को बहुत तेज कर दो, खड़े होके आप बहुत तेज तेज दोनों हाथ ऊपर करके बहुत तेज तेज सांसें लोगे, तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी एकदम एक्टिव मोड में आ जाएगी। जो फाइट फ्लाइट मोड होता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एकदम हम्म। एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ब्रीथिंग बहुत तेज हो रही है, सांस बहुत तेज हो रही है, हार्ट रेट तेज हो गई, एकदम से आदमी दौड़ लगा रहा है, ऐसे हो जाओगे, पूरा शरीर आपका कांपने से लगेगा। 10 मिनट पहले आप ये करोगे, उसके बाद अगले 10 मिनट जो होता है वहां पे एक तरीके से आपको हाथ ऊपर करके चिल्लाना होता है, काइंड ऑफ, ठीक है। एक वॉइस होती है, वो वॉइस आपको कंटिन्यूसली 10 मिनट तक निकालनी होती है, ठीक है। ये उस टाइम को बता रहा हूँ मैं आपको, 2012 का। हो सकता है कुछ चेंजेस आ गए हों और एग्जैक्टली मैं ठीक से हो सकता है रिकॉल भी ना कर पा रहा हूँ स्टेप्स को, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, 12 साल हो चुके हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपके अंदर जो भी है, ये पहला स्टेप हो गया ब्रेथिंग का, ब्रेथ वर्क। सेकंड स्टेप है वॉइस का, जिसमें आप हाथ ऊपर करके एक कंटिन्यूसली कूदते हो और एक वॉइस, एक साउंड होता है वो आप निकालते हो। थर्ड स्टेप में जो भी आपके अंदर है आप उस टाइम वो करोगे। मेरा मन कर रहा है मैं गाली दूंगा, मैं गाली दूंगा। मेरा मन कर रहा है चीखने का, चीखूंगा, चिल्लाने का चिल्लाऊंगा। जो मन में आ रहा है मुझे वो करना है। कंडीशन ये है कि जो मन में आ रहा है वो करना है, रोकना नहीं है अपने आप ये बहुत अजीब नहीं है? को। क्योंकि इसकी नहीं पॉसिबिलिटी नहीं कितनी हो सकती है यार, ये क्या कितना मतलब नहीं, तो वहां पे अजीब लोग टर्म है करते ये। थे, वहां पे ऐसे लोग थे जहाँ पे मैं जिनसे मिला था वो बता रहे थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब किया था तो उनके हाथ पैर टेढ़े हुए थे। माय गॉड। जैसे पैरालिसिस का अटैक पड़ता है ना बंदे को, बिल्कुल मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल हम्म। वैसा हो गया था सेम। तो कोई चिल्ला रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, ठीक है, तो कोई कहीं कहीं जाके कोई कोई पेड़ चढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो आपके मन में आ रहा है वो करोगे आप। उस टाइम आप नहीं हो, आप कुछ और हो। मतलब समझ लो बिल्कुल एकदम प्योर, जब आदमी बहुत अंदर से वो होता है ना, एनर्जी एकदम फूटती है, आपके कंट्रोल में नहीं रहती, वो वाला केस है वो। बहुत ज्यादा जब हम गुस्से में आ जाते हैं उस टाइप का समझ लो आप, पूरी एनर्जी बाहर आती है एकदम से, आपके कंट्रोल में नहीं होते आप, मतलब यू आर नॉट योर सेल्फ दैट टाइम, वो वाली चीज हो जाती है। ये कह सकते हैं कि वो अनकॉन्शियस जो होता है या फिर शैडो होती है वो एक्सप्रेस कर सकते हो आप उस वक्त, उसको आपको हाँ, रिप्रेस पूरा करने की पूरा जरूरत नहीं है। सब बाहर आएगा, सारा सप्रेशन बाहर आ जाएगा। बहुत तक ये फ्रॉइड से भी ओशो काफी मैं बोलूंगा इम्प्रेस थे। फ्रॉइड का भी बहुत हाँ। तक, जो फ्रॉइड की भी साइकोएनालिसिस में जो टॉक थेरेपी है, फ्री एसोसिएशन वाली, वो बाहर निकल के आई है, लेकिन बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आई है। फ्रॉइड तो क्या करता था कि फ्रॉइड तो आदमी को लिटा देता था एक सोफे पे और पीछे बैठ जाता था और बोलता था कि जी बोल, जो मन में आ रहा है वो बोलो आप, हम्म। ठीक है। लेकिन आदमी आराम आराम से बोल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई चीख चिल्ला रहा है, बिल्कुल वायलेंट हो रहा है। लेकिन जो ओशो का वो चीज थी, चीज वही थी कि फ्रॉइड भी वही कर रहा था कि आपके अनकॉन्शियस को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। वो भी ओशो ने भी उसको बहुत वायलेंट तरीके से कर दिया कि मतलब पूरा बाहर निकाल के चीर फाड़ दो जो है अंदर। उसके बाद हम्म। वो कहते हैं कि भाई अब तुम चौथा जो स्टेज है, जब तुम 10-15 मिनट ये कर लिया, चौथे स्टेज में तुम सिर्फ लेट जाओ और जो हो रहा है बस उसको देखते रहो। अवेयर अवेयर रहो, हम्म। साक्षी भाव बोलते हैं उसको, कि मतलब बस हाँ, अवेयर रहो, कि देखते ऑब्जर्वर रहो बन कि क्या जाओ। हो रहा है, ऑब्जर्वर बन जाओ। हम्म। बस देखते रहो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। वो कहते हैं जो चौथी स्टेज है ना, यहाँ से तो मेडिटेशन स्टार्ट तुम कर सकते हो। पहले 3 तो तुम्हारे अंदर कूड़ा निकालने के लिए, तुम्हें कूड़ा तुम्हारी सोसाइटी ने कंडीशनिंग करे तुम्हारे अंदर भर दिया, तो पहले स्टेप 3 स्टेप तो उसके हैं। क्या बात। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने विपसना भी किया है, तो मुझे लगता है, मैंने रिट्रीट में नहीं किया लेकिन मैंने वापस घर पे ट्राई किया है कई बार। तो मुझे लगता है कि जो ओशो का मेथड है वो आपको थोड़ा सा, अगर आप स्टार्ट बहुत बिगनिंग स्टेज में हो, तो ओशो का मेथड आप पे ज़्यादा अप्लाई करेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, हम्म। मॉडर्न मैन अब वो वाला मैन नहीं है जो बुद्धा के टाइम पे था। बुद्धा के टाइम पे मैन बहुत सिंपल था, ऑनेस्ट था। आज के डेट में आदमी ऑनेस्ट नहीं है, एक चेहरे नहीं है उसके 10 चेहरे हैं। ओशो जो है ऐसा स्टोरी टेलर आपको कैसे लगते हैं? जबरदस्त स्टोरी टेलर है, जिसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओशो की जो स्टोरी टेलिंग वो है बहुत पावरफुल है। बहुत, ही वाज वेरी वेल रेड यार, मतलब इतनी किताबें बंदे ने पढ़ी हैं। आप कोई भी टॉपिक उठा लो, कुछ भी उठा लो, उस बंदे ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिलोसफी से उठा के, साइंस से उठा के, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये बात सच है, हम्म। मतलब। और रिबेलियस बंदा था, और एक ऐसा बंदा था, मतलब आप मुझे बताओ कि आज तक कोई बंदा ऐसा हुआ है जो किसी और कंट्री से उठ के यूएस जाके एक अपना पूरा एक शहर बना लिया, रजनीशपुरम बनाया पूरा अपना, ठीक है। अपनी पूरी खुद की सिक्योरिटी, पूरा आर्मी, पूरा अपना जिप कोड, अपने अपने उसने जिप कोड निकाल दिया था भाई वहाँ पे। जिप कोड पूरा निकाला हुआ था, ठीक है। तो पूरा उसने अंदर, पूरा हेलीपैड भी है, सब कुछ है, पूरा सब कुछ, अपना फार्मिंग कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे वो। मुझे बताओ अभी तक कोई है ऐसा पूरी दुनिया में, कोई बंदे ने जिसने वहां जाके बोला था?
और डायरेक्ट चैलेंज करता हम्म, था यार वो तो, मतलब डायरेक्ट चैलेंज करता था कि जिसको आना है मेरे से आप डिबेट कर सकते हो। जो वहाँ के जो टॉप उस टाइम जो लीडर्स थे उसने डायरेक्ट चैलेंज किया था, उसके यूट्यूब पे वीडियोज भी हैं, आप देख सकते हो। तो पावरफुल तो था यार, ऐसे नहीं था। 62 लेकिन फिर कंट्रीज में बैन था उसका वही तो जाना। कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, कंट्रोवर्सी जो उनके अराउंड हुई थी, उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा फिर यार, क्योंकि उसके बाद देखा कि डिक्लाइन ही हुआ, पूरा डाउनफॉल आ गया बहुत बड़ा। यार कंट्रोवर्सी तो देखो होनी बिल्कुल थी यार रवि, देखो क्योंकि कोई आदमी जो इतनी हाइट पकड़ रहा है, पीक पकड़ रहा है, तो उसको नीचे खींचने वाले तो होंगे। जब आप ऊपर जाते हो तो ऊपर कंपटीशन बहुत है, फिर पावर स्ट्रगल स्टार्ट होता है ऊपर जाके। हम्म, तो ऊपर आप वो कैसे बैठने देगा वो, एक तरीके से अगर वो बहुत लंबे टाइम तक वहाँ रहता है यूएस में, तो वो तो समझ लो आप चेंज ही हो जाता है, गेम ही चेंज हो जाता है पूरा पॉलिटिक्स का वहाँ पे। तो वो जो ऊपर बैठी हुई पावर्स हैं उसको कैसे वहाँ पे रहने देंगी, समझ रहे हो आप। तो वो वाली चीज़, और वो काफ़ी टर्मोइल क्रिएट तो हो रहा था वो शो की वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो एस्टेब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम है वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे। बहुत सारे जो हम्म, कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू मैन, जो उन्होंने बोला भी था ओशो ने कि मैं ईस्ट और वेस्ट को मर्ज करना चाहता हूँ। अभी तक जो हमारी फिलोसफीज हैं, अभी तक जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं, वो हम एक परफेक्ट इंसान क्रिएट नहीं कर पाए। हमने एक ऐसा इंसान क्रिएट किया है जो अंदर से बहुत परेशान है, मरा हुआ है, ठीक है, और बहुत रिप्रेस लाइफ जीता है। वो कहता है मैं इंसान को इन सारी बीमारियों से मुक्त करना चाहता हूँ और मैं एक नया इंसान बनाना चाहता हूँ। तो जो मुझे लगता है वो बात ठीक भी है, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डेथ पहले ही हुई थी उनकी। बट आई थिंक वो लंबे टाइम तक जिंदा रहते तो काफ़ी कुछ करते। ही द मैन हैड अ ग्रेट पोटेंशियल। गॉड में बिलीव करते हो आप? यार यहाँ पे मेरा काफ़ी उस पे हुआ है, मतलब जिस तरह से लोग गॉड को मानते हैं वैसे तो नहीं करता मैं। आई डोंट बिलीव देयर इज़ अ पर्सनल गॉड, की कोई पर्सनल गॉड है जो हमें यहाँ से देख रहा है। क्योंकि मैंने वो चीज़ें, जब आप बचपन में होते हो आप देखते हो, मतलब मैं ऑब्जर्व करता था अपने साथ भी, कि जब आप आईसीयू के बाहर खड़े हो, अंदर आपका कोई बंदा है, बहुत क्लोज वन है, ठीक है, हम्म, अगर वो बच जाता है तो आपका बिलीव स्ट्रांग हो जाएगा। अगर वो नहीं बचता, वो मर जाता है, तो आपका बिलीव टूट हम्म, जाएगा। तो मुझे लगा ये तो यार, अगर इस हिसाब से हम देखने बैठेंगे कि मतलब गॉड हमारी, पर्सनल गॉड हमारी बातें सुनता है या हमारी बातें नहीं सुनता, तो इस हिसाब से तो हम पूरी जिंदगी आस्तिक नास्तिक आस्तिक नास्तिक ही करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पर्सनल गॉड, मतलब मैं, मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है, हर बंदे की अपना थॉट प्रोसेस होता है। आई डोंट बिलीव इन अ पर्सनल गॉड, बट आई बिलीव कि हाँ शायद कोई ऐसी चीज मिस्ट्री हो सकती है इसको हम अभी हम समझते नहीं है, क्योंकि हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड हैं। हम 5 सेंसेस से दुनिया को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। तो अगर हो सकता है हमारे सेंसेस अगर एम्पलीफाई हो जाए तो हमें रियलिटी और कुछ अलग नजर आए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, इंसान को रियलिटी अलग दिख रही है, एक डॉग को, कुत्ते को रियलिटी अलग दिखती है, कैट को रियलिटी अलग दिखती है, गोरिल्ला को रियलिटी अलग दिखती है, क्योंकि एग्जैक्टली वही नहीं दिखती ना जो हमें दिख रही है सबको। इनफैक्ट ये भी नहीं पता जो मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली वही आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा इसमें भी डाउट हो सकता है, ठीक है। हम्म, तो ये बात है कि जो रियलिटी है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें पता ही नहीं है। पूरी फिलोसफी की जो क्वेस्ट है, प्यास है, साइंस की भी यही कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, क्योंकि हम जो हम्म, इंसान है वो अपनी सेंसेस से लिमिटेड है। ये बात सच है कि साइंस ने प्रोग्रेस करी है, हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बहुत सारी चीजें डिटेक्ट कर लेते हैं जो हमें दिखती नहीं है। जैसे लाइट है, जो लाइट का भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, हम तो खाली विजिबल लाइट देखते हैं। साउंड में भी यही है, हमें नहीं सुनाई देता। अल्ट्रासाउंड है जो वॉली वेव्स है, नहीं सुनाई हम्म, देती। एक हम 20 से 20,000 हर्ट्ज के रेंज में ही सुन सकते हैं। तो हम पकड़ तो सकते हैं बहुत चीज़ों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ अभी ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमारे समझ के और हमारे हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये भी साथ साथ मैं बता दूं, चीज़ें अगर हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है, समझ के बियॉन्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी फिट कर दें, ठीक है। क्योंकि वहां पे फिर क्या है, सूडो साइंस और एक अलग तरीके का मिस्टिसिज्म स्टार्ट हो जाता है कि कुछ भी फिट कर दो, बिल्कुल ही कुछ सेंस नहीं बनना, कुछ ही फिट करो, ठीक है। हम्म, तो आई थिंक ये बहुत ग्रे एरिया है, बट हाँ मैं ये मानता हूँ कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। देयर कैन बी समथिंग जिसको हम डिवाइन बोलते हैं, वो मेरे हिसाब से कोई मिस्ट्री है जो बस है। मुझे लगता नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा इंसानों से कोई मतलब है। मतलब इफ देयर इज सम काइंड ऑफ हम्म, क्रिएटर, ही हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड, या हम्म, जैसे भी है वर्ल्ड अपने हिसाब से एमर्ज होता है, बिग बैंग के थ्रू भी अगर होता है, तो उसके बाद आई डोंट थिंक वो इंटरवीन कर रहा है वो यूनिवर्स में आके, वो उसको फर्क पड़ता है कि साहिल क्या कर रहा है या रवि क्या कर रहा है, ठीक है। एटलीस्ट ये अभी समझ है, हो सकता है ये समझ हमारी चेंज भी हो जाए। हम्म। तो सिमुलेशन जो एक थ्योरी है, कौन सी है, सिमुलेशन थ्योरी, उसमें बिलीव हम्म। करते हो आप? जो आपकी ये है कि हम जो मैट्रिक्स, सपना एक संसार मैट टाइप। हाँ ये मतलब समझ लो, ये हाँ। दुनिया मैं ड्रीम वर्ल्ड है, हम एक उसमें जी रहे हैं सपने में। मैं आपका ओके, पॉइंट समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे एक ना एक फिलोसफर था चाइना का, च्वांग त्सु,
च्वांगसू नाम था उसका, एग्जैक्ट शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो। तो एक बार क्या हुआ, उसके बड़े डिसाइबल थे, बड़ा मतलब समझ लो जैसे इंडिया में वो शो है इस टाइप का, ठीक है। तो एक दिन वो सुबह उठता है तो अपने उससे पूछता है डिसाइबल से, कि डिसाइबल से कहता है यार मुझे ना एक सपना आया। डिसाइबल कहता है क्या आया? कहता मुझे सपने में दिखाई दी तितली। तो उसने कहा तो गुरुजी क्या दिक्कत है, तितली दिखाई दी थी क्या दिक्कत है? तो उसने कहा मैं परेशान इसलिए हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तितली को सपने में देखा या मैं तितली का सपना हूँ। हाँ ठीक है, तो आप वही बात कह रहे हो जो मैट्रिक्स आप बोल रहे हो, मतलब घुमा हम्म फिरा के आई थिंक वो वही बात है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या सच है, ओके कि हम ओके, एक मैं एक बार सपने में बता हैं देता या हूँ। क्या है। मैं सिमुलेशन थ्योरी बताता हूँ वैसे एक्चुअली हाँ में हाँ है बताओ। क्या। अभी हम जैसे गेम खेलते हैं, अभी आपने अगर गेम खेलोगे देख रहे हो कितने रियलिस्टिक होते चले जाते हैं, उनके ग्राफिक्स देखोगे सब कुछ रियलिस्टिक है एकदम। हम्म, अगर आप अभी जो रियलिस्टिक गेम्स देखोगे आप, तो इलॉन मस्क जैसे बहुत से लोगों का मानना है, वैसे थ्योरी दी थी निक नाम के एक बंदे ने, निक बॉस्ट्रोम नाम था मे बी। तो उसने हाइपोथेसिस दिया था कि हो सकता है एक ऐसी सिमुलेशन हो जिसने इतने भयंकर लेवल पे गेम, मतलब जैसे हम कोडिंग वगैरह करके गेम बना लेते हैं, तो उसने भी ये जो सब कुछ है ये सब कुछ प्रोग्राम ही हो, बस ये पूरी दुनिया जो है उसने प्रोग्राम बस कोड बना दिया हो और ये प्रोग्राम रन हो रहा हो, हम लोग उस सिमुलेशन का हिस्सा हो। और सिविलाइजेशन जो है बहुत आगे है हमसे। जैसे कि अगर मान लो अगर हम एक वक्त ऐसा है आज से 100 साल बाद हमने ऐसे गेम बनाने शुरू कर दिए जो बिल्कुल रियलिटी से मैच खाएंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो रियल है या ये वाले वर्ल्ड रियल है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक सिविलाइजेशन ऑलरेडी ऐसी हो जो ये सब रन कर रही हो और हम उसके अंदर हो, उसका हिस्सा हो हम। तो ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस है, उसके काफी आर्गुमेंट दिए गए हैं इसके सपोर्ट में। तो मैं वही कह रहा था कि अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। तो आपको लगता है कुछ हो सकता है कि मे बी जो गॉड आपने बोला था ना कि वो इंटरवीन नहीं करता, वो पर्सनल गॉड नहीं है, तो क्या पता वो सिविलाइजेशन हमारे जो हो वो गॉड हो और वो हम ऐसे रन कर रहे हो, इंटरवीन नहीं करते, वो बस मजे लेते हैं देखकर हमें। या कुछ डेफिनेटली ज्यादा देखो हो गया उसकी मुझे तो पता है। नहीं 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 नहीं, समझ में आ गया मुझे आप जो कहना चाह रहे हो, क्रक्स आ गया मेरे को समझ में। आई थिंक जो आप कह रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी तो है, अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करो, क्योंकि यार देखो इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम बैठे हैं छोटे से, अगर आप स्केल देखोगे यूनिवर्स का तो बहुत बड़ा है। हम तो सिर्फ एक छोटे से अर्थ पे बैठे हुए हैं, मतलब टाइनी सा पिद्दू सा प्लेनेट है वो, ठीक है, अगर कॉस्मिक स्केल पे देखेंगे तो हम्म पॉसिबिलिटी है कि एलियन लाइफ हो सकती है, और हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा आगे भी हो, बहुत सिविलाइज्ड हो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली देयर इज अ हम्म पॉसिबिलिटी, बट फिलहाल हमारे पास कोई अभी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। तो साइंस यार देखो, साइंस की देखो, एक साइंस की ब्यूटी है कि साइंस सेल्फ करेक्टिंग है। साइंस हम्म सेल्फ करेक्टिंग है, और साइंस का एक ड्रॉबैक क्या है, साइंस इंडिविजुअल के अंदर नहीं जा सकता। साइंस एवरेजेस की स्टडी कर लेता है, जो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी भी है वो एवरेजेस की स्टडी है, पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी होती है कि हाँ हमने एवरेज निकाल दिया, एवरेज इनकम ये है या एवरेज ये होता है। जितनी भी स्टडीज होती हैं वो एवरेजेस के अराउंड है, हम्म ठीक है। और एवरेजेस काम का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम का नहीं है, डेफिनेटली हमें बहुत काम का है, अदरवाइज हम समझेंगे कैसे किसी चीज़ को। लेकिन जब मेरे अंदर की स्टेट की बात आ रही है, मैं अंदर क्या सोचता हूँ, या मैं अंदर मेरे दिमाग में क्या चलता है, मैं कितना परेशान हूँ, मेरी फीलिंग्स कैसी हैं, मेरे इमोशन कैसे हैं, मेरे को गुस्सा कितना आ रहा है, मैं इरिटेट कितना हो रहा हूँ, या मैं कितना एलेटेड फील करता हूँ, ब्लिसफुल फील करता हूँ, ये साइंस नहीं पकड़ सकती। जो न्यूरो सब्जेक्टिव साइंस भी वाली नहीं, चीजें हैं, न्यू साइंस न्यूरो भी कैसे साइंस भी नहीं। पकड़ेगी? न्यू साइंस कैसे आपने पकड़ेगी बोला न्यू साइंस? मैं कितना खुश हूँ वो देख सकता है ना यहाँ पे तो, नहीं वो आप मतलब। देखो, वो आप देख सकते हो ऑब्वियसली, एफएमआरआई वगैरह की स्टडीज से आप देख सकते हो कि कहाँ पे किस एरिया में ब्लड कितना फ्लो हो रहा है, हम स्कैन कर सकते हैं ब्रेन को, ये हम कर सकते हैं, हम्म। ये हम्म पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे फील कैसा हो रहा है, ये कैसे पकड़ोगे? हाँ, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को वो नहीं पकड़ सकता बिल्कुल, हाँ। हम्म। और आप ये कैसे पकड़ोगे, जैसे जब जो ब्रेन काम कर रहा है न्यूरॉन्स पे कर रहा है, न्यूरॉन्स के बीच में बिल्कुल। आपका इम्पल्सेस चलते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। हम्म वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और जो केमिकल्स जो हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उससे कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हो रही है, ये अपने आप में अभी मिस्ट्री है। अभी हम्म ये भी मतलब हार्ट प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, साइंस में इसको हार्ट हम्म प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो माइंड बॉडी कनेक्ट वाली जो चीज़ है, कि कैसे आप बताओगे कि कुछ सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से और केमिकल्स के थ्रू हम कॉन्शियसनेस बना रहे हैं। कॉन्शियसनेस अभी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, मैं नहीं मालूम कॉन्शियसनेस के बारे में, उसको डिफाइन भी हम ठीक से नहीं कर पाते, आप सब अपनी अपनी थ्योरीज देते रहते हैं, बट नहीं पता, हम्म। ये वाली चीज़ है। मान लो कल को अगर साइंस ने इस हम्म डेथ को चीट कर दिया, मान लो इमोर्टल हो गए हम लोग, एक हम्म, एक एग्जाम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो हाँ। आपको आप बनना चाहोगे मतलब इमोर्टल? नहीं मैं नहीं होना चाहूंगा। नहीं क्यों मुझे लगता मतलब? है यार, मुझे लगता है देखो, मैं अपना एक पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ।
आप इमॉर्टल तब बनना चाहते हो जब आपकी लाइफ में खुशियां ज़्यादा हैं और दुख कम है, ठीक है, अगर आप ओके। देखोगे तो। बट अगर आप एक एवरेज मैन की लाइफ देखोगे ना, इफ़ यू आर नॉट अ वेरी हुँ, रिच पर्सन और इफ़ यू आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो हुँ, आपकी लाइफ में हमेशा सफरिंग ज़्यादा होगी, हैप्पीनेस के मोमेंट्स कम होंगे, हुँ, ठीक है। और फिर इमॉर्टैलिटी का के साथ तब आप जीना चाहोगे जब आपके पास यूथ भी रहे, एवरलास्टिंग, वो रहेगा नहीं। या तो वो भी रहे कि आप जवान रहो हमेशा, 20 साल के रहो, 21 साल के रहो, 30 साल के रहो, ठीक है, वो नहीं होता कि चलो जैसे वो भी जैसे फिर पॉसिबल आपकी। है। चलो इसको ऐड कर लो, यूथ को भी ऐड कर लो, हो सकता है चलो साइंस अगर की हम, मदद से हाँ मान हाँ, लो, अगर तो अगर आप इसको ऐड करते हो और अगर आप मेरे पास उतना पैसा देते हो कि मैं वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस ले सकूं, मतलब जो मैंने अपनी ट्रेडमिल है जिसको बोलते हैं हिडोनिक ट्रेडमिल, वो मैं ट्रेडमिल चेंज कर सकूं, तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, अदरवाइज अगर मैं सेम एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ विद द सेम यूथ एंड विद द सेम लाइफ स्पेन, मतलब जो आप बता रहे हो कि हाँ आप हमेशा जवान रहोगे और आप कभी मरोगे नहीं, लेकिन अगर मेरे एक्सपीरियंसेस सेम सेम है तो बोर हो जाऊंगा, आई गेट बोर्ड ऑफ इट। फिर मुझे नोवेल्टी इफेक्ट चाहिए हुँ, होगा, तो नोवेल्टी इफेक्ट कैसे लाऊंगा भाई? मैं चाहता हूँ मैं आज यहाँ बैठा हूँ जी, आगरा में बैठा हूँ, कल मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है, परसों मुझे लंदन जाना है, फिर मुझे वहाँ कुछ मिलना है, वहाँ मुझे किसी और से मिलना है, वहाँ मुझे कुछ अलग टास्क करना है, कुछ अलग करना है, नया 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 करना है, तो मेरे पास क्या है, एक नोवेल्टी इफेक्ट है, मेरे पास एक्साइटमेंट है। लेकिन अगर मुझे पता है रोज सुबह उठ के मैंने बस वही काम करना है, वही जिंदगी जीनी है, तो मुझे लगता नहीं है, मैं तो नहीं जीना चाहूंगा हुँ। सेम एक्सपीरियंसेस को। नीचे तो कहता है एक बार बार जियो, एटर्नल रिकरेंस बोलता है। आपने एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ अगर नाम सुना हो, अल्टर्ड कार्बन का है, उसमें वो क्या करते थे कि कॉन्शसनेस जो है वो उन्होंने एक चिप में स्टोर कर दिया एक इंसान की बॉडी की, ठीक है? और उसके हम्म बाद जैसे आपकी बॉडी खत्म हो गई तो आप अब इस कॉन्शसनेस की चिप को दूसरी बॉडी में लगा लो। तो उसमें हम्म उन्होंने एक मतलब नाम से पता चल रहा है अल्टर्ड कार्बन, हम कार्बन के हैं हम्म तो उससे किया था। चेंज, तो वहाँ से उस आइडिया आया। माइंड अपलोडिंग टाइप हो गया, जो हाँ, ब्रेन में माइंड अपलोड अपलोडिंग। करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कॉन्शसनेस को अपलोड करते थे दूसरी बॉडी में और उसमें भी दिखाया गया कैसे अमीर लोगों को ही सिर्फ़ फ़ायदा होगा, क्योंकि अमीर लोग ही नई बॉडी, अच्छी बॉडी अफ़ोर्ड कर पाएँगे कि मुझे ऐसी बॉडी हम्म बना के दो जिसमें मैं चाहता हूँ, कॉन्शसनेस को ये करना और गरीब लोग नीचे पड़े हुए हैं, अमीर लोग आसमान में, बादलों में रह रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छी है, मतलब आप देखना नेटफ्लिक्स की है। ओके। और इम्मॉर्टली से याद आया, एक है ना डोनाल्ड हॉफमैन ही नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने पता नहीं एक है ना ऐसी उम्मीद से दे दिया है हम लोगों को, सब लोगों को कि भाई मरना हमारा ज़रूरी नहीं है। ये नेचर ने हमें उल्लू बना रखा है, हमारे दिमाग में डाला गया है। हम चीट कर सकते हैं डेथ को। उन्होंने ऐसे मतलब और लिटरली मैं और उनकी आपको कभी ना मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगा, वीडियो दिखाऊँगा ना, उनकी उम्र 55 साल की है, पर वो लगते ऐसे जैसे 30 साल के हों। तो उन्होंने कुछ हम्म हैक्स वगैरह निकाले हैं। अभी तो वो इम्मॉर्टैलिटी की बात तो नहीं करते हैं, बट अभी वो लॉन्जेविटी की बात करते हैं कि कैसे हम 150 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं और वो भी यूथ मेंटेन करे हुए। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है ना आने वाले टाइम में, अगले 20-30 साल में, ये बढ़ने वाली है इस हम्म। चीज़ की, कि लोग अपना यूथ वापस माँगेंगे कंपनी को, कि भाई हमें आपको आपको इतना पैसे दे रहे हैं, हमें यूथ वापस कर दो। आपको यार लगता है ऐसा देखो, कुछ होगा? मुझे लगता नहीं है बायोलॉजी के लेवल पे, अगर आप बायोलॉजी की डीपर अंडरस्टैंडिंग रखोगे, पॉसिबल है नहीं। ऊपर से तो क्लेम्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है वो पॉसिबल है, क्योंकि आपके सेल के लेवल पे बहुत तरह की एजिंग होती है। आप एक बार को चलो ठीक है, बोटॉक्स बोटॉक्स करा लोगे, लोग स्टेरॉइड्स लगा के अपना मसल मास भी मेंटेन कर लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह के इंजेक्शंस लगा के, जो मोस्टली लोग करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं, ठीक है, पहली चीज़ ये है। लेकिन जो आपके सेल के लेवल पे भी चेंजेस आते हैं, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो आपकी खाने से आपकी एनर्जी जो बना रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की भी एक डिसफंक्शनैलिटी आती है, उसका भी एक तरीका है काम करने का, वो इतनी तेज एनर्जी नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा, बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। आपके जो सेल्स के ऊपर सेंसिटिविटी होती है, सेल्स के ऊपर हुँ, रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी होती है, वो सेंसिटिविटी डिग्रेड होती है। इतना इस लेवल पे चेंजेस कर पाना, सेल के लेवल पे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी बनी है, मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है वो। ठीक है, बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं वो लोग बट हुँ, पॉसिबल है नहीं। हरारी ने भी बात की थी, युवल नोआ हरारी ने, अपनी किताब है उसकी होमोडियोस, तो पढ़ी है होमोडियोस में मैंने। उसने इस बात बोला था कि डेथ इज अ टेक्निकल सॉल्यूशन। क्या डेथ टेक्निकल सॉल्यूशन है? और उसने ये बात उठाई थी क्योंकि वेस्ट में एक बंदा है रे कुर्जवेल, फ्यूचरिस्ट है, फ्यूचर के बारे में बातें करता है, एआई के ऊपर काफी प्रिडिक्शंस करी थी उसने, और काफी उसकी प्रिडिक्शंस ठीक भी हुई है, कि जो सुपर इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एजीआई की बात हो रही है, ठीक है, तो हुँ, कुर्जवेल की बातें ठीक निकली हैं, बट ये नहीं होता कि अगर कुछ बातें ठीक निकली तो सारी बातें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे चलता है, हमें लगता है कि एक हेलो हेलो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, कि ये आदमी एक बात ठीक कह रहा है तो हुँ, सारी बातें ठीक कह रहा होगा, एक बात परफेक्ट कह रहा है सारी बातें परफेक्ट कह रहा होगा, ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट आइंस्टाइन की बहुत बातें अगर आप देखोगे, कुछ बातें तो आइंस्टाइन की भी गलत निकली हैं बाद में, हुँ, तो ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट मेरा ओपिनियन तो ये है कि हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, कि फिलहाल जो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट टाइम स्पैन इंसान का आया वो 122 साल है, एक फ्रेंच लेडी है जो 122 साल जी है, उससे ऊपर हमारे पास है नहीं, क्योंकि टेलोमेयर हुँ, की एक लेंथ भी होती है, उसको आप कहाँ तक वो कर पाओगे। सेकेंड चीज़ ये भी है कि आप लंबा तो जी लेंगे, लेकिन क्या आप अपनी यूथ को बरकरार रख पाएंगे? और
चलो यूथ को भी आपने रख लिया, मान लो कोई हैक निकाल लिया, जो कि मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है, निकाल भी लिया आपने, आपके साथ के जो लोग हैं जरूरी नहीं है सब के सब जिंदा रहें, और वो नहीं है फिर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि इमोशनल कनेक्ट होता है वो, आपको चीज़ें वो वाली आएंगी। जैसे खुशवंत सिंह है, इंडिया के राइटर थे, ठीक है, 99 की एज में डेथ हुई खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह से जब इंटरव्यू लिया जाता था, बहुत कम, मुझे पता नहीं आपके व्यूअर्स खुशवंत सिंह के बारे में जानते कि नहीं जानते, बहुत ज़बरदस्त राइटर थे खुशवंत सिंह। तो लिटरेचर के जो लोग हैं वो तो जानते होंगे। तो खुशवंत सिंह 99 के जिए, तो जो इंटरव्यू लेने आते हैं रिपोर्टर, वो कहते थे यार बड़ा बढ़िया काम किया आपने, तो आप तो इतना लंबा जिए, ठीक है, पाजी कुछ तो सानू भी दसो, मतलब हमें बताओ पंजाबी में। तो खुशवंत सिंह बोलते थे कि लंबा जीना हमेशा ना कोई ब्लेसिंग नहीं होती, कोई बून नहीं होता, उसमें नुकसान भी होता है। तो लोगों ने पूछा क्या नुकसान होता है, उसने कहा यार मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो है नहीं, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, जो मेरे बिल्कुल क्लोज्ड वन थे वो है नहीं, मेरे पेरेंट्स है नहीं। तो कहता है मैं इस दुनिया में आइसोलेटेड फील करता हूँ, लोनली फील करता हूँ। आप लंबा तो जी रहे हो बट आप लोनली फील कर रहे हो, कोई है ही नहीं, किससे बात करोगे। बच्चों की जो वो होती है वो अलग दुनिया में चलते हैं। अगर हम खुद भी देख लें, हम अपने पेरेंट्स से बैठे कितनी देर बात करते हैं, ठीक है, करेंगे भी तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब वो एक अलग वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, आप वो पास्ट की बातें करेंगे, आप फ्यूचर की बातें करोगे। जवान पास्ट फ्यूचर देखता है, बूढ़ा पीछे देख रहा होता है, तो वो भी एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। तो वो नहीं कर पाओगे जो कनेक्ट आप अपने पीयर से करते हो, जो आप अपने पार्टनर से करते हो, या बिल्कुल जो क्लोज वंस होते हैं। तो वो कहते हैं यार वो तो है ही नहीं कोई, वो तो 10-20 साल पहले ही मर चुके हैं, मैं तो बस ऐसी। तो फिर लोगों को समझ में आया कि हमेशा ये ब्लेसिंग नहीं होती है। तो सम पीपल आर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट, उनके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है आसपास, लेकिन हर बंदे के पास नहीं होता। सबसे बड़ा दुख यही होता है ना कि आप लंबा जी रहे हैं और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं वो मरे जा रहे हैं। आपको रोज खबर आ रही है कि हाँ, जब वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उनको बस आप फोटो में कैद किए जा रहे हो। तो ये और एक अलग ही पेन देता है। लेकिन अगर सारी बोलो बोलो आप। हाँ, आप कह रहे हो कि सारे वो हो जाएं, इमॉर्टल हो अगर जाएं, सारे हो जाए इमॉर्टल तो बढ़िया रहेगा, तब फिर उसके बाद हम एंजॉय कर पाएंगे, वरना तो दिक्कत है। लेकिन फिर दूसरी दिक्कत ये है कि अगर हम पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो अर्थ पे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। लेकिन आप ये तो सोचो, अगर हम लोगों ने ऐसी सिविलाइजेशन जो कि इमोर्टलिटी को, मतलब डेथ को की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी, तो वो ये प्रॉब्लम तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मून पे, मार्स पे, टाइटन पे ढूंढ लेंगे हम कोई ना कोई। या देखो, मुझे लगता है कि देखो एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, लेकिन जब आप उसको रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करोगे तो चीज़ें बहुत तरह के वो आते हैं। बहुत सारे अनसीन फोर्सेज हैं जो बीच में आपको हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। अभी भी हम कहाँ मार्स पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्स पे पहुंचना, फिर वहां पे रह पाना उतना फीजिबल होगा नहीं होगा पता नहीं है, वी डोंट नो। अभी चल रहा है, ठीक है, आदमी को ऑब्वियसली हमें ट्राई करना चाहिए। इट्स गुड कि हम इंटर प्लानिटरी स्पीशीज बने, विच इज गुड, क्योंकि इट्स गुड कि हम एक्सप्लोर करें। एक तो हम करेंगे क्या इतने लंबे टाइम स्पेन में रह गया, अगर हम एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे दुनिया को, तो एक्सप्लोरेशन चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, बट इतना सब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब वो भी इतने कम टाइम स्पेन में, जैसे कह रहे हैं आने वाले 50 साल में, 100 साल में, वो मुझे तो डाउटफुल लगता है। वैसे एआई को लेके आपका क्या सोचा, लाइक ऑप्टिमिस्टिक हो, पैसिमिस्टिक हो कि भाई सब ठीक रहेगा हमारे बीच? यार मुझे लगता है कि ज़्यादातर उसमें एक ओवर हाइप क्रिएट हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड है। जहाँ पैसा इन्वेस्ट होता है, बिजनेस होता है, ओवर हाइप क्रिएट किया जाता है, मीडिया भी ओवर हाइप क्रिएट करती है, सेंसेशन क्रिएट होता है, एक फियर का वो भी है कि लोग डरते हैं कि कोडिंग आउट ऑफ हो जाएगी, आउट ऑफ वो, लोग कोडिंग नहीं करेंगे, हर चीज़ हमारी जॉब्स खा जाएगा, या ऐसा नहीं है। ज़्यादा रियलिटी है कि जब आप कोई काम करते हो ना, जो भी आदमी कोई भी काम करता है, जैसे आप म्यूजिक बनाते हो, तो ऐसा नहीं कि म्यूजिक बनाते टाइम सिर्फ आप एक ही टास्क करते हो, 10 टास्क करते हो, तब जाके एक पूरा आपका अगर मैं आपका जॉब प्रोफाइल अगर बनाने बैठूं तो आपके उसमें 10 टास्क आएंगे। तो उसमें से 1 या 2 टास्क हो सकता है एआई कर ले, ऑटोमेट हो जाए, वो कर लेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें वो आप करोगे ही करोगे, आप हट नहीं जाओगे। जैसे बहुत टाइम पहले ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रेडियोलॉजिस्ट हट जाएंगे, स्कैन्स जो होते हैं, एक्सरे के स्कैन होते हैं ना, एक्सरे स्कैन, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, ये सब रेडियोलॉजिस्ट करता है। तो भाई रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एआई तो बहुत बढ़िया कर रहा है। भाई रेडियोलॉजिस्ट का खाली काम ये नहीं है कि खाली स्कैन पढ़ना, बहुत तरह के काम होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो एक टास्क है, वो एक टास्क है उसका, उसकी जॉब में 10 तरह के टास्क, एक टास्क है, वो हो सकता है एआई कर ले, बट मुझे लगता नहीं है कहीं से भी जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो रिप्लेस होंगे, ओवर हाइप ज्यादा क्रिएट होगा, ये कि सबकी नौकरियां खा जाएगा, ये कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हेल्प आप जॉब करेगा। को हटाओ, आप एजीआई और एएसआई की बात कर लो। ये एएसआई ले लो, ठीक है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। क्या ये इतना खतरनाक होगा, मतलब कि ये खुद कोई डिसीजन ले पाए, और मतलब डिसीजन तो खुद लेगा ही,
पर इसके कुछ मतलब लोग बोलते हैं, जैसे इलॉन मस्क तक बोलता है, डरता है, वो डराता भी है कि अगर मान लो गलती हो गई कुछ, इन लोगों ने कुछ ऐसा कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिया, हमें बताया भी नहीं, किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करने लग गए एक दूसरे से, और उसके बाद मूवीज देख के, हॉलीवुड मूवीज देख के हम थोड़े बहुत वैसे हो गए हैं, थोड़े डर गए हैं कि भाई ये कभी हम पे हमला करे। आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी है? लास्ट अभी जो यार लेटेस्ट आई थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। मैंने मूवीज बहुत कम देखी हैं फ्रैंकली ओके स्पीकिंग ओके, तो। मैं उसका बता देता हूँ प्लॉट, कि उसमें एक इटर्निटी नाम का शायद एक एआई होता है, ठीक है, वो किसी सबमरीन पड़ा होता है और वहां से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसका काम ही होता है। तो वो किसी भी अच्छा। कैमरा, किसी भी चीज में घुस जाएगा, और उसके बाद बहुत कमाल की मूवी, अगर आप देखना चाहो देखना। तो वो डरना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड मूवीज दे रही हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट जो वहां काम करते हैं ना, वो भी डरे हुए हैं, जो ऐसी कंपनीज में काम करते हैं। वो कहते हैं कि यार कुछ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने अल्फा को देखी है, वो डॉक्यूमेंट्री, जिसमें वो एक अल्फागो, हाँ एक हाँ हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट, देखिए वो गेम वाला ली शेडोल, हाँ 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 हाँ। जो गो गेम तो में हरा देता है अब उसको। देखो ना आपकी, हाँ वो कितना पुराना है एआई, वो तो कब कितने पुरानी बात है, अब देखो कितने अपग्रेड हो गए हैं, और ये बहुत तेजी से अपग्रेड होते हैं, बहुत तेजी से, कोई हमें हम्म मतलब हमसे बहुत तेजी सीखते हैं, सीधी सी बात है। तो एक हम्म। वक्त अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाए, तो एक वक्त आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा कर दे जो हमने सोचा ना हो, और हमारे ही वजूद खतरे में आ जाए। यार देखो, पहली पहली चीज तो ये है कि जैसे जब आपने बोला कि वो अल्फा गो वाला कि गेम में हरा दिया, ठीक है, तो वो गो गेम क्या है, थोड़ा सा एक तरह का चेस ही है, थोड़ा चेस से एडवांस वर्जन है, ठीक है, जो लोग आई थिंक कोरिया में बहुत लंबे टाइम से खेलते आ रहे हैं। तो अब लेकिन वो भी क्या है, नैरो इंटेलिजेंस है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो स्ट्रीम है, एक नैरो इंटेलिजेंस है, एक जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क है कि हाँ भैया, हम चेस के गेम में इंसान को हरा सकते हैं, हम गाड़ी अच्छी चला सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक टास्क है। बट जब बात आएगी एजीआई की, तो मतलब वो सारे टास्क करने हैं जो इंसान कर रहा है, सारे एग्जैक्टली सारे के सारे। जैसे अभी आप बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी बीच में मम्मी ने आवाज दी, आपने बोला मम्मी मैं भी आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ पॉडकास्ट, उसके बाद में खाना खा लूंगा, ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं हाथ भी ला रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तो बहुत तरह की चीजें हैं। मुझे लगता नहीं है सारे टास्क जो अभी इंसान करता है, जिसको हम एजीआई बोल रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस, अभी तो फिलहाल मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे। बातें हो रही हैं कि 2000, कोई कह रहा है 25 तक, कोई 30, कोई 45, कोई 50 बोल रहा है, कोई कह रहा है कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। तो मुझे यार लगता नहीं है फिलहाल कि अभी ये पॉसिबल है, इतनी जल्दी पॉसिबल है नहीं, मतलब ज्यादा ओवर हाइप है चीजें। लेकिन एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज हमें देखने को मिल रही है, आपने पता नहीं ऐसी वीडियोस वगैरह देखी हैं कि नहीं, जहाँ पे जो एआई वाले डॉल्स होते हैं, मतलब ऐसे हाँ डॉल्स भी बनाने लग गए हैं, उनके साथ हाँ। लोगों की अटैचमेंट हो रही है, कुछ न्यूज़ में आता है कि उनकी शादी तक हो रही है। तो आपको लगता है कि ये मैरिज वाला कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाएगा कुछ समय में? देखो मैं बहुत फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ऐसी अजीब चीज है, पर मैं ऐसे ही सोचता हूँ, आज से 20-25 साल, क्योंकि तेजी से हम इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले यार, हम शायद 10 साल पहले तो ज़्यादा हो गया, 15 साल पहले वीडियो कॉल भी नहीं करते थे। आज हम पता नहीं कैसे-कैसी चीज़ें करने लग गए हैं। देखो ये चीज़ें जो अभी हम कर रहे हैं ऑनलाइन, ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? तो मुझे लगता है 20-30 साल बाद अगर ऐसा हो कहीं, तो क्या मैरिज का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा? एआई के साथ आपकी शादी हो रही है, या फिर आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं, देखो शादी तो नहीं, अलाउड नहीं हो, रिलेशनशिप पर में तो देखो आप मैं बताऊँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी ये किताब पढ़ रहा था मैं, हरारी की नेक्सस, तो उसमें ये एक हुँ, इंसिडेंस है कि जहाँ पे एक लड़का होता हुँ, है, वो जाता है लंदन में पढ़ाई करने के लिए, ठीक हुँ, है, हुँ, 20 साल के आस 20-21 साल का लड़का है वो। तो वहाँ बहुत लोनली फील करता है, तो वो ना एक ऐप डाउनलोड कर लेता है एआई की। उस ऐप का नाम शायद रेप्लिका है, इफ़ आई रिमेंबर इट राइट। तो ऐप डाउनलोड करके उसमें एक अवतार बना लेता है, एआई अवतार, फीमेल अवतार है। अब उससे वो बात कर रहा है। अब बात करते करते धीरे धीरे हर तरह की बात होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाता है। वो जानता है इस चीज़ को कि वो एआई का अवतार उसने क्रिएट किया, ऐसा नहीं है कि वो फेक है। कई बार तो ऐसा होता है ना, इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो एआई जनरेटेड हुँ, है, आपको पता नहीं होता। हाँ, आप हाँ, भुलावे में हो, आप फॉलो कर रहे हो, आपको लग रहा है वो रियल है, लेकिन रियल नहीं है, तो वो तो आपका भुलावा है, आपको पता नहीं है। उसको पता है, उसने खुद ही बनाया है एआई अवतार। उससे बात करता रहा, बहुत देर तक बात करता रहा, कुछ दिन हो गए, तो एक दिन वो बोलता है कि यार मैं बहुत लोनली फील करता हूँ, और मुझे पता है ये जो लोनलीनेस की मेरी वजह है वो इंग्लैंड की रानी है। तो वो कहती है, जो जिससे बात कर रहा है, वो एआई अवतार से, एआई अवतार पूछती है तो तुम क्या करोगे? अब रानी अगर ऐसा, रानी की वजह से लोनलीनेस है, तुम क्या करोगे? तो कहता है मैं सोच रहा हूँ रानी को जाके मार दूं। तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? तो कहती है आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो ओह कहता है माय तुम मुझे गॉड! कम प्यार तो नहीं करोगी? प्यार तो करोगी ना मुझे? तो कहती है नहीं नहीं, मेरा प्यार अनकंडीशनल है, किसी कंडीशन की वजह से नहीं, मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगी, तुम जाओ। ओह अगले माय दिन भाई गॉड! साहब वो चला जाता है रानी को मारने के लिए, वहाँ जो उनका
कौन सी जगह जो महल हुई है जहाँ पे वो रानी रहती है, गार्ड उसको पकड़ लेते हैं, बाद में कहानी पूरा खुलासा होता है कि ये सब चीज़ें हुई है। तो आप जो बात बोल रहे हो रिलेशनशिप वाली, ये तो ऑलरेडी चीज़ें कुछ लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एआई से अटैच हो रहे हैं? और है ना, लोग अभी आपने देखा एप्पल विजन प्रो वो आया है, हाँ वो हाँ लोग हाँ। उसको लेके घूम रहे हैं, उसमें गर्लफ्रेंड बना ली है उन्होंने। तो क्या इंसान से इंसान का कनेक्शन इतना कम क्यों हो गया, इतना खराब क्यों हो गया? सोशल मीडिया तो पास लाता है ना हम सबको, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से? यार उसका रीज़न ये है कि जो ह्यूमंस आपस में खुद इतना कनेक्ट नहीं कर रहे, और आपस में कनेक्ट करने में रेजिस्टेंस बहुत तरह के हैं। मेरी आपसे सोच मैच नहीं कर रही, या लोकेशन मैच नहीं कर रही, आप कहीं और बैठे हैं, मैं इंडिया बैठा हूँ, ठीक है, आप लंदन बैठे हुए हैं, तो हम मिल नहीं सकते, या मेरी आपसे कुछ थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा, मेरी आपसे आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही, ग्रजेस हैं बीच में आपके मेरे, या बहुत बहुत तरह की, मतलब जब आप मेट सिलेक्शन की बात करते हो, तो जब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में देखने जाओगे, मेट सिलेक्शन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं यार, ठीक है। मतलब मैन को हमेशा ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है, तो मैन को फाइट इतना करना पड़ रहा है, और वो सोचेगा इतना फाइट करने की जरूरत ही क्या है, जब मुझे यही का ही वो मिल रहा है कंपेनियन, ठीक है। और आने वाले टाइम में अगर हम उसको एक बॉडी भी दे सकें, अभी तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, कल को आप उसको बॉडी दे सको, जैसे आप देखो जापान में और इन जगहों पे तो इस तरह के रोबोट्स बना रहे हो, फीमेल रोबोट्स बना रहे सेक्स हैं, डॉल्स, जो सेक्स डॉल्स आ सेक्स गए हैं। टॉयज टाइप की, हाँ ठीक है। हुँ, जब आप वो चीज़ें बना दोगे, उसके अंदर सब कुछ आप दे रहे हो, सेंस भी कर रहा है, टच भी कर रहा है, फील भी कर रहा है, तो मैं इतनी एफर्ट्स क्यों मारूंगा? जब वो चीज़ें मुझे वहीं मिल रही हैं, तो मैं इतना एफर्ट क्यों मारूंगा? तो ये भी चीज़ है। तो वो जो बीच के जो बैरियर्स हैं, जब वो उन पे काम करके उनको जल्दी कर रहे हैं, आपको वो चीज़ जल्दी मिल जाएगी, तो आप इतना एफर्ट नहीं मारोगे। हुँ। तो आपके हिसाब से बट लेकिन प्यार मुझे क्या लगता है है फिर? दिक्कत है। फिर प्यार है क्या फिर? यार देखो, प्यार तो एक ऐसी चीज़ है कि बायोलॉजिकली डिफाइन करने को तो कर सकते हो आप कि सिर्फ केमिकल्स का गेम है भाई, डोपामिन निकल गया, कुछ केमिकल्स आपका रिलीज हो गए, आपको लगा आप प्यार में, ठीक है। बट मुझे लगता है कि सिर्फ वो केमिकल तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। इसमें चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप डिफाइन कर नहीं पाओगे, मतलब इट्स सेम लाइक डिवाइन, ठीक है, यू कैन नॉट डिफाइन इट थ्रू वर्ड्स, तो सेम इज विद लव एज वेल, मतलब यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट डिफाइन इट। इसको बोलते हैं गूंगे का गुड़। गूंगे गुड़ समझते हो आप? आपको आपको मैंने, हाँ, समझ गए। ठीक है ना, आपको गुड़ दे दिया है हाँ, मैंने, आपने गुड़ टेस्ट किया, अब मैंने आपसे पूछा बताओ कैसे है, अब आपके पास जुबान ही नहीं है, आप बोल ही नहीं पाओगे कैसा है, लेकिन आपने फील कर लिया, आपको पता है कि गुड़ ऐसा होता है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कैसा है, आप बता नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास वो शब्द नहीं है, आप, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस, मतलब इट्स टफ टू हुँ, डिफाइन इट, इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, यही दुनिया को चला भी रहे हैं। आप जिंदा होने की वजह से रह रहे हो। ब्यूटी, ब्यूटी को हुँ, डिफाइन नहीं कर सकते आप, कैसे करोगे ब्यूटी को डिफाइन? आप बोलोगे ये चीज़ हुँ, सुंदर है, ये चीज़ सुंदर है, मैं साइंटिफिकली तो उसको दिखा दूंगा, अरे है क्या है, तो एटम ही तो है। ये यही तो है, ये यही तो है, अरे स्किन ही तो है, क्या है इसमें, ठीक है। हुँ। तो अगर आप हर चीज़ को अगर हम लॉजिक से देखने जाएंगे, तो लाइफ बहुत हम जी नहीं सकते फिर, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ही चलाएंगी आपकी लाइफ को, जो इसमें ब्यूटी भी है। और लव का मतलब खाली ये नहीं कि आपका पार्टनर से ही लव होता है, आपके मदर से भी हो सकता है, फादर से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको भी सिर्फ अगर आप केमिकल के लेवल पे तो बोल दोगे कि भाई मदर तो अपने बच्चे को इसलिए प्यार करती है क्योंकि उसके बॉडी में वो केमिकल्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन है, ये सब चीज़ें, खुशी मिलती है उसको, ठीक है। लेकिन लाइफ इज नॉट जस्ट जस्ट अबाउट प्लेन बायोलॉजी, मतलब लाइफ में बहुत चीज़ें और भी हैं, तो वो वाली चीज़ है। जब आप अपने 20s में थे, ठीक है? हम्म, 20s, हम्म। 21, 22, 23, तब आपके दिमाग में क्या चलता था? लाइक मतलब आपके ड्रीम्स वगैरह क्या थे? आपके पैशन क्या थे? और क्या जैसा आप सोचते थे उस वक़्त, क्या आप उस स्टेज में हो अब अपनी लाइफ में? आपको लगता है कि यार जो मैं सोचता था वो मैं हूँ अब, या फिर यार आप मैं तो डिसअपॉइंटेड हो? टफ क्वेश्चन है ये बहुत। देखो, दो चीज़ें हैं, दो, इसको मैं दो में डिवाइड करता हूँ। पहला मैं ट्वेंटीज़ में था और मैं क्या सोचता था और क्या था। ट्वेंटीज़ में मैं कुछ सोचता ही नहीं था, मैं सिर्फ जीता था, और जस्ट लिविंग लाइफ, मतलब बिफोर जीना 30। मतलब जीना जीना तो मतलब मतलब ऐसे क्या? होता है ना, जीना मतलब जैसे कि फुल मौज मस्ती करना, फुल मूड में रहना। ओके। मुझे पता नहीं था हार्ड वर्क क्या होता है, मुझे कुछ ज़्यादा, मैं इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट नहीं थी, स्पिरिचुअल क्वेस्ट थी। स्पिरिचुअल क्वेस्ट क्वेस्ट शुरू से थी कि हम भाई मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, क्या मेरा मतलब है, क्यों आया हूँ मैं, ये तो बाय बर्थ था मेरे अंदर, मतलब मैं जब से मुझे अपना होश है, मुझे वो सवाल मेरे अंदर थे। बट ट्वेंटीज़ में मैं कोई इतना वो नहीं था, हुँ, कि जैसे बोलते हैं लोग हार्ड वर्क करो और ये हसल कल्चर, ये वो मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा भाई एक ज़िंदगी है, जवानी है तो कहानी है, ज़िंदगी में जीऊँगा। तो मेरा ये माइंडसेट था शुरू से, जो जो करना था मैंने 30 से पहले किया, ठीक कब है। की बात है ये? कोई बताओगे थोड़ा, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझ जाऊँगा मैं फिर। मोबाइल फ़ोन्स मैं थे उसके बाद। ये बात आप कर लो, आप मैं
आया हो। 2015 से पहले की बातें हैं सारी। 2015 भी थोड़ा ज्यादा बोला, हाँ मतलब ऑलमोस्ट उससे पहले की मान लो। पिछले 10 साल में जो है वो चेंजेस ज्यादा हैं। मतलब उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरा जो माइंड सेट है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ। आई थिंक वो थोड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी भी आती है। बट आई वॉज वेरी इमेच्योर, में बहुत इमोशनली बहुत वो था, मतलब वाइल्ड ऐसे घूमते थे मेरे इमोशंस, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी, एक्सट्रीम्स में रहते थे। तो ये वाली चीज थी। तो फिर उसके बाद क्या है, धीरे-धीरे एक्सप्लोर करना क्या शुरू किया फिर आपने? लाइक स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया, फिलॉसफी एक्सप्लोर किया, लिटरेचर एक्सप्लोर किया? स्पिरिचुअलिटी को मैं सबसे पहले एक्सप्लोर किया लाइफ में, साइंस को तो बाद में किया है। स्पिरिचुअलिटी को मैं एक्सप्लोर बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि सबसे पहले जो हिट हुआ था मेरे माइंड में वो स्पिरिचुअलिटी हुई थी। ओशो की बुक्स ने मुझे इम्पैक्ट किया था। मैं 8th-9th में था तब से पढ़ रहा था ओशो को। ओशो को पढ़ता था, साथ साथ खुशवंत सिंह को पढ़ता था। दोनों एक जैसे ही बंदे हैं, अगर आप थोड़ा सा देखोगे, बहुत मतलब फ्री स्पिरिटेड बंदे हैं दोनों ही, ठीक है। बहुत ओपनली लिखते हैं, ओपनली बात भी करते थे। और थोड़ा सा अथॉरिटी फिगर से उनको प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी रही है हमेशा से। अथॉरिटी फिगर्स से मुझे प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया। स्पिरिचुअलिटी में बहुत शुरू में चला गया था, बट उसके बाद मुझे लगा यार खाली मतलब जो ये वाला जो वर्ल्ड है, खाली इसके सारे में लाइफ नहीं जी सकता, मुझे थोड़ा और भी कुछ चाहिए। फिर मैं साइंस के वर्ल्ड में एंटर किया मैंने, ठीक है। स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं मैंने साइंस पढ़ी, मैंने उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करी है साइंस। बैकग्राउंड मेरा साइंस का था, लेकिन मैं साइंस कभी इतना पढ़ी नहीं, मतलब सिर्फ एग्जाम्स निकाल लिए तो पास हो गए, ठीक है। नंबर अच्छे आए, आई वाज अ गुड स्टूडेंट, स्टडीज में अच्छा था मैं। बट मुझे कुछ ऐसे कोई वो नहीं था, मज़ा नहीं आता था। लेकिन बाद में फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मुझे बाद में मज़ा आना स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को स्पेशली बायोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो बायोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। फिर साइंस पढ़ना शुरू किया। फिर साइंस से लगा यार ये तो मालूम पड़ जाता है चीज़ें हो कैसे रही हैं, बट वाई का आंसर नहीं मिला। भाई दुनिया कैसे ऑपरेट हो रही है तो समझ में आ रहा है, फिजिक्स चल रही है, बायोलॉजी चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, समझ में आ गया, बेसिक साइंस समझा देती हैं। बट वाई है क्यों, भाई हम क्यों हैं यहाँ पे, ये दुनिया क्यों है यहाँ पे, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर फिलॉसफी पढ़ना स्टार्ट किया, फिलॉसफी पढ़ी, लगा यार फिलॉसफी में भी आंसर नहीं है। फिलॉसफी में से क्वेश्चंस अच्छे होते हैं आपके, वो बेसिक जो अजम्पशंस हैं उस पर वो करते हैं, वो डाउट करते हैं, और वो मतलब वो आपको ये समझाएंगे कि आपको सही क्वेश्चन कैसे पूछना है। बट आंसर वहाँ भी नहीं था, कंफ्यूजन वहाँ भी क्रिएट हो गया। फिर लिटरेचर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो थोड़ा बहुत लिटरेचर तो मैं शुरू से पढ़ता था, बट लिटरेचर ने फिर मेरे लिए एक अलग तरह की दुनिया खोली। उसके प्लस भी है, माइनस भी है, दोनों है, ठीक है। वो आपको पागल भी कर सकता है लिटरेचर, लेकिन आपको एक बहुत पावरफुल इंसाइट्स दे सकता है। जो इंसाइट्स मुझे स्पिरिचुअलिटी से नहीं मिली, वो मुझे लिटरेचर ने दे दी। तो फिर अभी तक लिटरेचर से मेरा कनेक्शन है। फिर यूपीएससी में कैसे घुस गए? यूपीएससी सब ट्राई किया, जैसे ऑलमोस्ट इंडिया में हर लड़का ही ट्राई करता है, जिसको लगता है, जिसकी माँ को लगता है बहुत तेज है दिमाग से, ठीक है। और हर माँ को लगता है हमारा बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, बस पढ़ता नहीं है, बच्चा हमारा बहुत ब्रिलियंट है। ये हर माँ को ना डिल्यूजन सा होता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो नहीं क्या ही सीधा सिकंदर ही बनेगा और कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। थोड़ा मतलब उसमें मुझे इंटरेस्ट इसलिए आता है कि मुझे ना थोड़ा क्या है, मेरे से प्रॉब्लम है, मैं चीज़ों से बोर हो जाता हूँ जल्दी। ये भी रीज़न था मैं जॉब नहीं कर पाता था, क्योंकि वो जॉब में जाता था एक ही टास्क पकड़ा देते थे, ठीक है। तो पंजाबी में बोलते हैं उसको, बड़ा फुद्दू सा टास्क, ठीक है। तो वो पकड़ाए थे, मैंने कहा यार ये तो बड़ा वैसा है, मतलब ब्रेन मेरा काम ही थोड़े दिन में करना बंद कर देगा अगर मैं यही करता रहा जिंदगी भर तो। और मुझे नए नए सब्जेक्ट पढ़ने का शौक था, अलग अलग पढ़ने का शौक था, और चीज़ों को मिक्स करने का शौक था। तो यूपीएससी की पढ़ाई ऐसी है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। मतलब मैंने अभी तक और कोई एग्जाम इतना अच्छे, मतलब जितना मजा आया ना यूपीएससी में किसी में नहीं आया। मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, आज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे हो, मतलब बहुत चीज़ें आप पढ़ते हो, अलग अलग डोमेन्स की पढ़ते हो। साइंस भी पढ़ रहे हो उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी पढ़नी होती है आपको, ऑलमोस्ट 10 तक तो पढ़नी होती है, तो वो आप अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग था, वैरायटी थी, जो मजा आ रहा था। अगर आप बोलते एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहना है तो मैं उससे ही बोर हो जाता। तो वो तो वैसे सब मैंने कितनी मजे मजे सीट्स में होती किया हैं? है। सीट्स कितनी आई होती है थिंक वैसे अवेलेबल? जितना मुझे पता है 1000 के राउंड होती है, ठीक है। और कितने शुरू लोग के अप्लाई शायद, करते हैं? यार मेरे टाइम पे जितना मुझे याद है, एग्जैक्ट मुझे फिगर्स तो नहीं ऐसे मैं कोट कर सकता, बट आई थिंक शायद 15-20 लाख बच्चे तो बैठते ही हैं। 20 लाख लोग और 1000 सीट्स हैं। ये तो जिसमें जुआ से हुआ शुरू के, यार। हाँ तो शुरू के जो 100 हैं वही आईएएस बनेंगे। तो जुआ है ना ये तो एक तरीके का। ये तो इससे बढ़िया मैं कैसीनो चला जाऊँ ना, वहाँ ज़्यादा चांसेस है मेरे। अगर आप प्रोबेबिलिटी अब निकालो आप, अभी कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी, तो मेरे ज़्यादा हाँ चांसेस कैसीनो में जीतने के हैं लॉटरी। नहीं, ऑब्वियसली कैसीनो के जीतने में है, लेकिन कैसीनो में क्या है कि एक बार आप जीत गए, पक्का नहीं अगली बार जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। वहां एक बार जीत गए तो फिर जिंदगी जीत गए, एटलीस्ट जो सोचती है पब्लिक, जो परसेप्शन है। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ बर्बाद कर देते हैं बहुत सारे लोग। 4-5 साल ज़िंदगी के पीछे ऐसे गुज़र जाते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे? मैंने एक अटेम्प्ट दिया था बस, और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अब 4 या 5 लोगों ने, हाँ, मुझे ऐज के हिसाब से हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
4 या 5 साल, पता नहीं 4 साल है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं आप अभी, पर 4 या 5 साल गायब हो जाते हैं इंसान के। 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं तो इफ आई एम राइट। हाँ, वो वाले साल खराब हो जाते हैं जहाँ पे यार आप दोस्तों के साथ ट्रैवल कर सकते हो, नए एक्सपीरियंसेस बना सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इंसान को रिग्रेट नहीं होता अगर मान लो 5 साल उसने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने बोला जुआ हार गया वो। तो आपने बोला कि आपको बहुत कुछ दे गया यूपीएससी, इतने ही 1 ही साल के अटेम्प्ट में इतना कुछ सीखा आपने, बहुत मैं कुछ पढ़ा सीखा। सिर्फ 4 महीने था। आप तो उसका बढ़िया रीजन ये एकदम। था, उसका रीजन ये, देखो मैं तो मजे मजे में गया था देने, और पहली बात ये मैं हाँ, कभी सीरियस नहीं था उसको लेके। हाँ, सेकंड चीज, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो सीरियस होते हैं उनको सीरियस होना भी चाहिए, ठीक है, मेरे को फॉलो ना करे इन चीजों को, करियर एडवाइस के लिए मेरे को फॉलो ना करे, बिकॉज मैंने इतनी चीजें करी हुई हैं अपनी लाइफ में, मतलब 15-20 चीजें करी हुई हैं, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या किया, क्या करना है क्या नहीं करना। तो लेकिन अगर यूपीएससी की आप बात करोगे तो मैं ये बोलूंगा मतलब किसी भी बंदे के लिए कि मतलब आप लाइफ को बैलेंस रखो यार, मतलब लाइफ को भी जीते रहो, इतना मतलब ऑब्सेस ना हो जाए। जैसे आई डोंट बिलीव इन द हसल कल्चर, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इन कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होना चाहिए, 14 घंटे आदमी काम करे, 15 घंटे काम करे। भाई 14-15 घंटे काम करोगे तो पहले ही तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तुम आगे तक पहुंच ही नहीं पाओगे, पहले ही तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो उस थ्योरी में बिलीव ही नहीं करता कि आदमी पागल की तरह काम करता रहे, ठीक है। और अगर आपको 14 घंटे 15 घंटे इतना ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तो नहीं है लाइफ में जिस चीज से आप भाग रहे हो, कुछ लाइफ में कुछ कमी तो नहीं है जिसको आप एस्केप कर रहे हो, वर्क में अपने आप को लगा रहे हो। तो ये भी हो सकता है, माइट बी अगेन देयर कैन बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कई लोग होते हैं जिनको बहुत मजा भी आता है बहुत बार काम करने में, बहुत घंटों घंटों लगे रहते हैं, बट मैं तो ऐसा नहीं हूँ। टीवीएफ की ना एस्पायरेंट्स आई थी, पता नहीं आपने देखा हम्म, होगा कि नहीं। मैं पर देखता उसमें ही नहीं हूँ दिखाया बहुत कम। किस तरीके से जो लोग होते हैं जो आईएएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो कितनी सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। एक बंदे को अपनी बंदी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो उसको भाई प्यार छोड़ना आसान नहीं होता हमारे लिए। अभी हंसी आ जाती है हमारे चेहरे पे, इतनी मेहनत करके चेज करता है इंसान और फिर उसके साथ ऐसी मेमोरीज क्रिएट करता है और उसके बाद देखता है कि उसको छोड़ना पड़ रहा है। एक की शादी हो गई थी और ये दावा था कि मतलब घर वाले लड़की वालों का कि अगर ये बंदा यूपीएससी निकाल लेगा तो भैया शादी हो ही जाएगी। यूपीएससी नहीं निकाल पाया, खत्म सब कुछ, अंगूठी वापस देनी पड़ी। मतलब इतना कुछ एक तो ओवर ग्लोरिफिकेशन नहीं हो गया आपको, नहीं लगता बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं हो चुका यूपीएससी की नौकरी का कि भाई ये नहीं किया तो भाई का रेस्पेक्ट मिलनी नहीं है। ये आई थिंक मुझे लगता है यहाँ प्रॉब्लम है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो, जैसे मैं तो जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था मेरा, तो उस टाइम आईआईटी का बहुत था कि आईआईटी निकल गया तो बस है, और नहीं निकलेगा तो लाइफ ही नहीं है और पूरी जिंदगी आप धक्के खाओगे, ठीक है। और ऐसे ही मेडिकल में होता है, अगर आपका उस टाइम पे, जब इस टाइम आप आज तो नीट है, उस टाइम पे नीट नहीं होता था कि अगर आपका ये नहीं निकला, ये अलग कॉलेज क्रैक नहीं हुआ तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ज़्यादा मतलब एक हवा सा हम क्रिएट कर देते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा ना कुछ सीखते रहें, ठीक है, सीखते रहें और अपने माइंड को ओपन रखें। हो सकता है कभी कोई आपको आइडिया क्लिक कर जाए। और यार एक बात मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर है, कुछ ना कुछ आप फाइंड आउट कर लोगे भाई, ठीक है। आई नो कहना आसान है, क्योंकि जो लोग बहुत हार्डवर्क लगाते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता, वो डिसअपॉइंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम टफ है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी, उसमें सिलेक्टेड सीट्स हैं। तो आप जो उसका स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग आप ये भी ध्यान रखो कि जरूरी नहीं आप सक्सेस ही मिले, हो सकता है आपको ना मिले सक्सेस, तो आप रेडी रहो मेंटली उसके लिए। नहीं मिलेगी तो ठीक है, मैं कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लूंगा, इतने टाइम में हो गया ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। मतलब एक आपके अंदर रेजिलियंस की पावर तो होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई ये हो गया तो मैं खत्म ही हो गया, मर ही गया, ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में बहुत, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट यू हैव टू बी रेजिलियंट, आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपको कोटा में जाना चाहिए, वहां देनी चाहिए स्पीच आपको। आप जानते हैं ना कोटा में क्या होता है। कोटा की कहानी आप सुनते होंगे, वहाँ पे आईआईटीज के स्टूडेंट जब हार जाते हैं तो वो क्या कदम उठा देते हैं। आई थिंक वो हमारी थोड़ा इसलिए भी कि हमारे यहाँ ना जो स्टेटस और वेल्थ है ना, उसको लेके बहुत सारा ऑब्सेशन है। हम्म अल्टीमेटली आप क्यों चेज कर रहे हो, पावर के लिए, मनी के लिए? इफ आई टेल यू द हार्ड फैक्ट यही है, ठीक है। तो इतना ठीक है, कई लोगों को होता है उसका क्रेज, लेकिन इतना ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि मैं इसके बाद समझूं कि मैं नकारा ही हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, और लोगों के अंदर फिर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। ये चीज़ ठीक नहीं है। सोसाइटी की जो वो है ना, एक अच्छी, मतलब आप जो बेंचमार्क है सोसाइटी का, वो उससे डिसाइड होना चाहिए कि खाली इससे नहीं कि सक्सेसफुल लोग कितने बन रहे हैं सोसाइटी में, ब्राइट माइंड्स कितने बनते हैं सोसाइटी से,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वहां का वीकेस्ट बंदा है उसको आप कैसे ट्रीट करते हो। यूएस एलन मस्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन यूएस में जो वीकेस्ट है उसको यूएस कैसे ट्रीट करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि यूएस कैसा है। अगर हम सिर्फ यही देखते रहे कि जी जी रॉकेट ही उड़ रहे हैं ऊपर और एआई आ रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन वहां सड़कों पे धक्के भी खा रहा है, वो गरीब भी है, उसको रोटी भी नहीं है। तो आप जो वीकेस्ट है उसको कैसे ट्रीट करते हो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सोसाइटी की क्वालिटी दिखाता है। खाली 1% लोगों को नहीं देख के हम कह सकते सब कुछ। तो मेरा ये मानना है, ठीक है, और वो हर सोसाइटी पे, बीट यूएस, बीट इंडिया, चाइना, यूरोप की कोई भी कंट्री हो, सब पे अप्लाई होता है वो। दूसरा नहीं लगता आपको कि सोसाइटी जो है एक भ्रम में डालती है हम सबको, जो 18 से लेकर 25 के बंदे होते हैं, कि भैया जल्दी-जल्दी करना है, जल्दी-जल्दी करना है सब कुछ, क्योंकि भैया शादी भी करनी है, दहेज भी लेना है, और बाकी शर्मा जी का लड़का आगे निकल रहा है और ये 3-4 चीज़ें ही तेरे पास ऑप्शन है। 3-4 चीज़ें तो बहुत बोल दी मैंने, आईआईटी हो गई, आर्मी हो गई और एक तीसरी चीज़ अपनी बायोलॉजी की क्या होती है, नीट हो गई। तो ये 3 चीज़ के अलावा चौथा ऑप्शन कहीं दिखाएगा नहीं। एजुकेशन सिस्टम बदलने की बात ये करते रहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बदल देंगे, पर ये 3 ऑप्शन के अलावा होता नहीं। अभी आपने बोला ना कि मैंने कोटा की बात करी अभी जैसे, कि वहाँ पे होता है कि उस बंदे को लगता है दुनिया खत्म हो गई। वो इसलिए होते है क्योंकि उसको पहले से भ्रम में ये डाला गया है कि भैया 3 ऑप्शन थे, उसमें से एक तूने चूज़ किया तो उसमें तू हार गया है, अब तो सब खत्म हो गया। मैं गया हुआ हूँ आईआईटी, मुझे पता है ना, मैं आईआईटी गया नहीं मतलब मैं आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा गया था। और जब मैं वापस वहाँ से आ रहा था, मैंने ये बोला, जी मैं जा रहा हूँ, काउंसलिंग करनी होती है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पैसे वापस करो, वो रिफंड का भी एक सिस्टम होता है। पर वो कह रहे थे कि भाई तू ये बता, हमें एक वैलिड रीज़न दे दे तब हम साइन कर देंगे यहाँ पे। तो मैंने बोला यार मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मैं आईआईटी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है और मुझे जाना है, मुझे दूसरी चीज़ें करनी है। कहता कुछ होता ही नहीं है ऐसा कुछ, सोच रहे हो आप? वो कहता है आईआईटी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है आईआईटी के अलावा? ऐसी क्या चीज़ हो गई दुनिया में जो तेरे को, मैं उस समय ये कह रहा, फिर मैं उनको ये बहाने देने लग गया कि मैं म्यूज़िक करूँगा, मान लो उस समय मैं म्यूज़िक कुमार सानू आज क्या कर रहा है तू बताएगा मेरे को? ओह माय गॉड यार, वो मुझे घुमा-फिरा के मेरे दिमाग में ये भ्रम डाल रहे थे कि आईआईटी अगर तूने नहीं करी, देख मेरा पैकेज इतना है, उस बंदे का पैकेज इतना है, इसका इतना पैकेज मिलने वाला है, ये रिस्पेक्ट मिलती है, इसको इतना दहेज मिला है। सोच के देखो वहाँ ऐसी बातें हो रही हैं। और इमोशनली वो कर रहे हैं। मैं 4 घंटे रोया था उस रूम में बैठ के। मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो। और मैं क्यों वहाँ पे साइन लेना चाहता था, क्योंकि वो रिफंड आना था। वरना मुझे रिफंड की नहीं लगी होती ना, तो टेंशन फ्री में आ जाता। पर वो उस रूम में मुझे बैठना पड़ा और वो ऐसे शकल के लोग बैठाए थे कि उनको डर के आप ये बोलो कि यार मैं कर रहा हूँ, तैयारी कर लूँगा आईआईटी की। सोचिए। यार मुझे लगता है ये देखो, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ ऑब्वियसली वो सीरियस हो, मैं उसके लिए अगेंस्ट नहीं भी, सीरियस ना हो, आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत करो, आप सीरियस हो। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बच्चा फेल कर जाता है उस एग्जाम में, तो हम उसको नॉर्मलाइज करें, हम उसको बताएं कि भाई हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई और चीज का पोटेंशियल हो बहुत ज्यादा, ठीक है, और तुम उसको एक्सप्लोर करो, उस पर फोकस करो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सोसाइटी की है, हम उस बच्चे को विक्टिमाइज ना करें, ठीक है, उसके अंदर कोई पोटेंशियल हो सकता है यार म्यूजिक बनाने का, वो सिंगर बन सकता था, हो सकता है वो उसके अंदर हैंस जिमर वाला पोटेंशियल हो, आपने उसको बिठा दिया केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, हो सकता है वो लियोनार्डो डा विंची बन सकता हो, आप उसको बिठा रहे हो अकाउंट्स कर रहा है बैठ के वो। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा जो वो चेंज आएगा वो आएगा स्कूल के लेवल पे, जब आप 8th 9th में हो, वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो बच्चे को समझ सके कि इसका टैलेंट किस जगह है। सबको उठा के हम आईआईटी की रेस में डाल देते हैं यार, वो क्योंकि देखो हमने क्या करा है, हमने ना जो अभी क्या करते हैं, हमने जो इंटेलिजेंस का जो पैरामीटर है ना, वो सिर्फ मैथ्स और साइंस के राउंड घुमा रखा है कि जो बच्चा मैथ साइंस में बढ़िया है बस वही आगे जाएगा, उसी के राउंड से हम चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसका रीजन क्या है, जॉब्स हमारे पास उसी चीज में है, उसी क्योंकि जो मनी है वो ड्राइव कर रहा है, आपका एजुकेशन सिस्टम आपका फाइनेंशियल सिस्टम से ड्राइव हो रहा है, भाई नौकरियां यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इन्हीं को बनाएंगे। लेकिन हो सकता है, मैंने बोला, वो बच्चे का जो वो वाला माइंड हो म्यूजिक क्रिएट करने वाला, जैसे आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं, या हो सकता है वो राइटिंग में बहुत अच्छा हो, उसकी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल हो, कल को कोई हैरी पॉटर लिख दे वो, ठीक है, कल को कोई ब्रदर कामजोव लिख दे दोस्तोवस्की का, वो बैठ के आप उसको वो इंटीग्रेशन और वो करा रहे हो, डिफरेंशिएशन कर लेगा वो भी, लेकिन वो नहीं कर सकता भाई, वो हॉल ऑफ फेम में हिस्ट्री के उसमें नहीं जाएगा वो। यही तो एक बताओ मुझे, हमारे नोबेल प्राइज क्यों नहीं निकलते? बिल्कुल। ठीक है, मतलब आप फिंगर्स पे गिन सकते हो, सिर्फ फिंगर्स पे, साइंस में तो सीवी रमन बस, और भी हैं लेकिन वो इंडियन वैसे नहीं है, मतलब ओरिजिन इंडिया का, भारी पैदा हुए भारी पले बड़े।
आप सीवी रमन के अलावा मुझे बताओ साइंस में कहाँ है, लिटरेचर में भी मुझे बताओ आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद कहाँ है। हाँ, तो बजट ही नहीं है एजुकेशन के। आप देखो 2% पता नहीं कितने परसेंट तो जीडीपी का देते हैं ये एजुकेशन को, खाली रिसर्च में इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं। ये माइंड ब्रीड ही नहीं करना चाहते ना, आईआईटीज के अलावा पैसा कहीं डालते ही नहीं है किसी यूनिवर्सिटीज वगैरह में, और कहते हैं स्टैनफोर्ड वाली यूनिवर्सिटी बना रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लगता है अलग अलग स्ट्रीम्स में पैसा लगना चाहिए, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए भी पॉसिबिलिटीज खुलनी चाहिए, साइकोलॉजी के लिए भी खुले भाई, कोई कोई बच्चा यार साइकोलॉजी में बहुत अच्छा है, काउंसलिंग में बहुत अच्छा है, उसके लिए भी खोलो ना, ह्यूमैनिटीज के लिए भी खोलो ना, ह्यूमैनिटीज के लिए भी खोलो, जो भी जिसमें भी मतलब आप, मैं कह रहा हूँ 8th-9th में साइकोलॉजिस्ट अच्छी तरह से कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो पहचाना जा सकता है। आप बिग 5 सिंपल आप खुद ही देख लोगे, मालूम पड़ जाएगा आपको ये। लेकिन प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट अगर वहाँ बैठे स्कूल में, एक साइकोलॉजिस्ट टीचर हायर करे जो पहचान ले कि यार ये बच्चे में ये ट्रेट है, इसको इस फील्ड में भेजा जाए, और साथ ही साथ उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी तो फिर आप कहोगे यार यार वहां जाके करेगा क्या, फिर वही वाली बात करेंगे कि अरे यार यहाँ पे शादी कैसे होगी, दहेज कैसे मिलेगा, कैसे होगा, पैसे कैसे कमाएगा। तो साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करें ताकि बच्चे को प्रेशर हट जाए, जबरदस्ती ना घसीटता रहे। फिर क्या होता है जब फिर वो 35-40 साल के हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार मैं तो किसी और चीज के लिए बना था यार, मुझे तो यहाँ घर वालों ने फंसा दिया। फिर लोगों को डिप्रेशन होते हैं, फिर वो थेरेपियां करवाते रहो अपनी, और फिर वो करवाते रहो फिर, लेकिन तब तक तो यार नहीं कर सकते ना इंडू, बहुत चीजें, उसकी लाइफ का टाइम निकल गया, वो आपने उससे छीन लिया ना, उससे उसका बचपन छीन लिया ना, उससे उसकी जवानी छीन ली ना। अगर आप हो साइंस माइंड के हो तो डेफिनेटली जाओ, करो, पूरी मेहनत से करो, अगर आपका माइंड सेट है यूपीएससी वाला पूरी मेहनत से करो। बट अगर आपका नहीं है तो जबरदस्ती उसको बस ये कह के घुसेड़ देना उस फील्ड में कि नहीं नहीं जी यार इसी फील्ड में बस करियर बन सकता है, बाकी सारी फील्ड तो बेकार है, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, उससे प्रेशर भी क्रिएट होता है माइंड पे, और फिर बीमारियां होती हैं। ये खास करके यूपी और बिहार का ज्यादा खेल है, आपने देखा नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त है वो बता रहा था। मैं यूपी में पैदा हूँ, यूपी में पला पड़ा हूँ, मैंने देखा हाँ भी हाँ, है। सो नहीं नहीं, अगर मैं आप तो इधर आगरा वाली साइड में आ गया ना, मैं डीप में जाऊंगा अगर उधर साइड, तो मेरा एक दोस्त है वो अभी गांव से आया, तो अभी वो काम क्या करता है, एक दुबई बेस्ड कंपनी है उसमें काम करता है, यूआई बेस्ड, यूआई डिजाइन वगैरह करता है। बढ़िया, 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे काम करता है, लॉग इन करता है, बढ़िया अपना सिगरेट फूकता है, घर पे बैठ के काम करता है। वो गाँव गया और उसके घर वाले कह रहे हैं, छी ये कोई जॉब हुई, इससे बढ़िया तो बैंक में लग जाता, 40,000 50,000 बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया। फिर समझ में आया कि वो गवर्नमेंट जॉब वाली फैटिश है इनको। उनको ना पता नहीं एक अलग ही, एक पता नहीं क्या कहते हैं, अलग ही स्टिमुलेशन मिलता है जब उनको लिखता है ओ गवर्नमेंट जॉब है तेरी, वाह रिस्पेक्ट देंगे तेरे को। पर आप 10 लाख कमा लो प्राइवेट जॉब में, गूगल में लग जाओ आप करोड़ों का पैकेज लेकर, फिर भी आपको इज्जत नहीं देते। और ये मेरे साथ हुआ है। पर अगर मैं बोल दूं कि भैया मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो यार पता नहीं क्या फैटिश क्या है ये गवर्नमेंट जॉब के साथ इनकी, कि मतलब ठीक है सिक्योरिटी मिलती है मानता हूँ, पर उसके अलावा और क्या है। सिक्योरिटी तो भाई गूगल भी देता है, कितनी अच्छी देता है देखो आप जाके। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो जिस टाइम फेज से निकले हैं, जिस जो जनरेशन उनकी है, उन्होंने वो चीज़ें देखी हुई हैं। मतलब उस टाइम हार्ड टाइम्स था, ठीक है, उतना जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट था उतना कंड्यूसिव नहीं था। तो मैं नहीं बोलूँगा कि हम उनको ब्लेम करें, ठीक है उनका पर्सपेक्टिव है, आप उस पर्सपेक्टिव को सुन लो, सुनने बुराई नहीं है। जैसे मेरे पेरेंट्स भी बोलते रहते हैं ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, क्योंकि वो उनका वर्ल्ड है, वो उस पर्सपेक्टिव को लेके आए हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कुछ और पर्सपेक्टिव से आए थे, ठीक है ना, वो तो पार्टीशन के थ्रू आए थे। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो तो पाकिस्तान से आए थे, रावलपिंडी से। अच्छा, तो उनका माइंडसेट अलग था, तो वो अलग माइंडसेट में थे। मेरे फादर की जनरेशन का माइंडसेट अलग था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिफरेंस नहीं चेज था। करते थे वो। हाँ, सिक्योरिटी चेस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टर्मोइल वाले पीरियड से आए हैं, ठीक है, वो एक बहुत ट्रेजेडी वाले पीरियड से निकल के आए हैं। तो उनकी गलती नहीं है, ये आप समझो, वो उस फेज में थे। अब चीज़ें डिफरेंट है, अब आप बहुत ऐसे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। आप यूट्यूब के वर्ल्ड में जी रहे हो, आप एक अलग टाइप के डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हो, आप एआई के वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, जहाँ चीज़ें बहुत तरह से अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं और डिसरप्शन भी कॉज हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। जैसे मैंने बोला ना, जो मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर की जो सोच है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। जब मैं अपने ग्रैंडफादर से काफ़ी कनेक्टेड था तो मैं उनसे बातें करता था कि क्या था वहाँ पे, उधर आप जब आए वहाँ पे कैसे था, और यहाँ पे कैसे है। तो वो मुझे बताते थे जो चीज़ें, और जो उनकी आइडियोलॉजीज थी वही मैंने देखा मेरे फादर में भी है, वही जीवन जीने का तरीका उनका भी है, वही लाइफस्टाइल उनका भी है, सेम
कपड़े पहनने का, खाने का तरीका, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका सेम है। लेकिन जो मेरी जनरेशन है, जहाँ से हम स्टार्ट हुआ, यहाँ से चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि आप ये देखोगे कि क्योंकि अब जो वर्ल्ड है वो चेंज है। मैं एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में पैदा हूँ, उस टाइम आपको पता ही था टर्मोइल था। आज वो चीज़ें नहीं है, सेफ है, मज़े आ रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोस्टा में बैठे हैं, कभी आप स्टारबक्स में बैठे हुए हो, कभी आप किताबें पढ़ रहे हो, कभी हम बात कर रहे हैं डॉस्टोव्स्की की, कभी आप बात कर रहे हो म्यूजिक की। ठीक है, तो आप और मैं बहुत सेफ एनवायरनमेंट में, चीज़ें बहुत डिफरेंट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस टाइम फेज में थे और वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे इतनी प्राइवेट कंपनीज थी नहीं, तब गूगल कहाँ था भाई, ये तो 1990s से एंट्री हुई है ना। ये .com बबल जब आया, वहीं से तो पूरा इंटरफेस हुआ आईटी इंडस्ट्री को। तो आईटी इंडस्ट्री नाम की चीज ही नहीं थी। तो फिर वो तो उनको उतना पता नहीं है। हर आदमी पे उसके इम्पैक्ट रहता है, जो उसने लाइफ जी होती है, उसके एक्सपीरियंसेस है। तो ये वाली चीज़ है। बट उनको सुनो, क्योंकि कुछ चीज़ें विजडम भी कोई चीज़ होती है, कुछ चीज़ें एज के साथ ही आती है, ऐसे नहीं आती। ठीक है, हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि सिर्फ एज बड़ी होने से आदमी विजडम नहीं आता। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो 20 साल के लोग हैं, उनमें ज़्यादा विजडम है इन कंपेयर टू 70 साल के इंसानों में। ठीक है, 20 साल का जो है वो बड़ी वाइज बातें कर रहा है, 70 साल का आदमी फुद्दू बातें कर रहा है। ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है, बट स्टिल कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो एज के साथ ही आते हैं। आपने कॉल पे बताया था आप डाइटिशियन हो ना? हाँ, वो मेरा मेन ब्रेड एंड बटर वही है। तो एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, वैसे डाइटिशियन के अराउंड ही आएगा। क्या वीगन डाइट जो होती है वो हेल्दी होती है? पर्सनली स्पीकिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेटिकुलस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब अटेंशन टू डिटेल चाहिए, जो एक आम आदमी अपने आप नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है ना, आपको विटामिन B12 चाहिए, B12 है नहीं, B12 एनिमल फूड्स में होता है। EPA DHA होता है, जैसे आपने ओमेगा 3 का नाम सुना हो, ओमेगा 3 फैट होता है एक। ठीक है, ओमेगा 3 जो फैट होता है उसकी भी कैटेगरीज होती हैं, ALA, EPA, DHA, ये 3 कैटेगरी होती हैं। अब EPA DHA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आपका जो ब्रेन है न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन जो होता है उसमें ना एक तार सी होती है, मतलब एक लंबी तार है, उसको एक्सॉन बोलते हैं। उसके अराउंड एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। मतलब आपके ब्रेन का न्यूरॉन है, उसमें माइलिन शीथ है, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ब्रेन में बहुत तेज तेज चलते हैं, बहुत तेज तेज चलते हैं। माइलिन शीथ नहीं होती है तो वो स्लो चलेगा, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है। तो वो माइलिन शीथ को बनाने में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है, और EPA DHA का बहुत बड़ा रोल है। अब वो क्या सोर्स है आपकी इसका? ओमेगा 3 का क्या सोर्स होता है? ओमेगा 3 का मैं वो बता रहा हूँ, ओमेगा 3 में 3 चीजें हैं, ALA, EPA, DHA। ALA का सोर्स तो आपका अलसी के बीज है, फ्लैक्सीड, अखरोट, ये सब ALA के सोर्सेज हैं। EPA DHA का सोर्स जो है वो है मछली। अब आप वीगन है, आप फिश नहीं खा रहे, EPA DHA तो आपके पास है ही नहीं। आप कहेंगे मैं अलसी खा रहा हूँ, मैं चिया सीड खा रहा हूँ, मैं अखरोट खा रहा हूँ, उसमें ALA है, EPA DHA नहीं है। आपको EPA DHA चाहिए। ALA EPA DHA में कन्वर्ट होता है, लेकिन बहुत कम होता है, 5-6% होता है। ह्यूमंस में कन्वर्जन रेशियो काफी कम है। तो अब क्या करें फिर? आप सवाल उठता है क्या करें। एक तो होता है कि कई लोग फिश ऑयल सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, फिश नहीं खाते लेकिन फिश ऑयल सप्लीमेंट्स खा लेते हैं। सेकंड ये है कि अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीटली अवॉइड करना चाहते हो, तो फिश के अंदर ओमेगा 3 कहाँ से आया? उसने एल्गी को खाया। एल्गी होता है ना, प्लांट ही होता है, आपको पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो एल्गी जो होता है फिश के अंदर, एल्गी से आया है। तो डायरेक्टली कई लोग एल्गी के सप्लीमेंट्स भी खा लेते हैं। EPA DHA के एल्गी के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो खा के आप उस कमी को पूरा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि B12 और EPA DHA जो ओमेगा 3 का टाइप है, ये वीगन डाइट में नहीं है। और अगर ये कमी आपके अंदर आएगी तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन साहिल भाई, ये जो वीगन क्या कहते हैं विटामिन B12 की आपने बात करी, ये तो इसका तो पैंडेमिक आया हुआ है ना। ये तो चाहे आप वीगन हो, सॉरी क्या कहते हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, वेगन हो, सब में मतलब देखा जाए तो अगर आप डाटा उठा के देखें तो 70% इंडियंस में मिल जाएगा आपको इसकी डेफिशिएंसी विटामिन नहीं, B12। बात ठीक है, वो बात ठीक है आपकी। देखो उसकी रीजन ये है कि लोग की डाइट जो है इतनी अच्छी है नहीं, जंक फूड का कंजम्पशन ज़्यादा। B12 अगर मैं वेजिटेरियन डाइट की बात करूँ तो अंडों में भी है। अच्छा, हमारे यहाँ तो लोग अंडों को भी वो नहीं मानते। वेजिटेरियन डाइट की बात करो तो सिर्फ अब दूध दही पनीर बचा, मतलब जो एनिमल सोर्स है। पर वो ठीक है ना। वीगन नहीं हुआ ना फिर। अब हाँ। नहीं, मैं अभी वेजिटेरियन की बात कर रहा था। आप कह रहे थे ना कि अच्छा अच्छा। वेजिटेरियंस में भी आ रहे हैं B12 की कमी। तो ओके। जो दूध दही और पनीर है उसमें B12 होता है। ठीक है, लेकिन इतने सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ लोग खा नहीं रहे हैं दूध दही पनीर। पनीर आदमी खा रहा है हफ्ते 10 दिन में एक बार, महीने में एक बार। ठीक है, दही भी बहुत कम लोग मैंने देखा खाते हैं, दूध एक गिलास पी लेते हैं, उससे उतना सफिशिएंट B12 नहीं मिल रहा आपको। अब कुछ
कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं जो B12 को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होती हैं, वो इम्यून सिस्टम आपका उस चीज़ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि अगर वेजिटेरियन अगर डाइट ठीक से खाएगा तो उसको B12 की कमी नहीं होगी। अगर ठीक से वो दूध, दही, पनीर का सेवन करेगा, नहीं करेगा तो उसको भी हो जाएगी, ठीक है। अगर वीगन अगर आप बनना चाहते हैं, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फिर केयरफुल होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो। सबसे ईजी है, जो मीट बेस्ड डाइट खा रहा है उसको डेफिशिएंसीज कम होंगी क्योंकि उसके पास ज़्यादा सोर्सेज आ गए। अब आप नॉनवेज बंद करेंगे, खाली अंडे और उस पर रहेंगे, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका चांस बढ़ेगा डेफिशिएंसी का, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी थी जो आपको नहीं मिल रही। अब आपने अंडा भी छोड़ दिया, अब आप दूध दही पनीर पे हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर और चांसेस बढ़ेंगे। वीगन बनेंगे, थोड़ा और चांसेस बनेंगे डेफिशिएंसीज के। बट अगर आप केयरफुल प्लानिंग करेंगे तो ये चीज़ों को ध्यान से करके तो आप उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी के पास उतनी टाइम नहीं है और इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाया। तो हो सकता है चांसेस हैं, स्पेशली अगर वो वीगन है, तो वो डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाए। और उसमें कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। विटामिन B12 की वजह से नर्व डैमेज हो जाता है, और नर्व आपकी एक बार डैमेज हो गई, मतलब एक तरह से न्यूरॉन है, नर्व क्या है, न्यूरॉन से ही बना है, एक्सॉन से बना होता है। एक बार नर्व डैमेज हो गई तो गया, वो वापस नहीं होगा आपका। आगे का रोक लोगे डैमेज, लेकिन जितना हिस्सा गया तो गया। और न्यूरॉन का जो असर है वो तो फिर ब्रेन पे भी आएगा, मेंटल हेल्थ पे भी आएगा। B12 डेफिशिएंसी से डिप्रेशन भी होता है, ठीक है। तो वीगन अगर आप बनते हो, EPA DHA नहीं है, तो डिप्रेशन भी हो सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको नहीं पता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केयरफुल रहें। अगर आप वीगन बन रहे हैं तो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड डाइटिशियन से जो प्रॉपर क्वालिफाइड है उससे आप बात करें और फिर डाइट को समझें, ऐसे ही मत बन जाएं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो प्रोटीन वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं, चांसेस हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाओगे आप, खाली फूड से नहीं कर पाओगे, फिर डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। कितना आप दालें खाते रहोगे पूरे टाइम, कितना चना, कितना सोयाबीन खाओगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। यस, इट कैन बी डन, बट यू हैव टू बी विजिलेंट। क्योंकि मैं 2 वीगन्स के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो उनके साथ काफ़ी डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। तो उन्होंने बताया था कि इस तरीके से डेफिशिएंसी आती है, लेकिन आप कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो मोरल ग्राउंड्स पे वीगन बनना चाहिए। मतलब मैं वीगन अभी फिलहाल नहीं बन एथिकल, पाया हूँ देखो क्योंकि एथिकली बोलोगे तो ऑब्वियसली एथिकली इट्स राइट। अगर एथिकली बोलोगे तो आई सपोर्ट वीगनिज्म। बट जब मैं न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट से देखता हूँ, जब मैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखूंगा, तो मुझे लगता है वहाँ दिक्कत है, वहाँ प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ एक इवोल्यूशनरी मॉडर्निटी का पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से खड़ा कैसे? होगा। जैसे मैंने इवोल्यूशनरी बोला ना पर्सपेक्टिव से आपको, कैसे? देखो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से सेंस में कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी डाइट में थी पहले, वो अगर आप कंप्लीटली हटाओगे, जैसे हमारी डाइट मीट बेस्ड रही है काफ़ी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं खाली मीट ही था, और भी चीज़ें थी, वेजिटेबल भी थे, फ्रूट्स भी थे, चीज़ें थी। सीरियल्स तो बहुत लेट आए, जो आप खाते हो रोटी चावल, ये बहुत लेट आया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद आया। लेकिन जब हम हंटर गैदरर्स थे तो उस टाइम पे हमारी डाइट में नॉन वेज ज़्यादा, मीट ज़्यादा था। मीट हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें थी, नट्स वगैरह भी थे, जिसको पेलियो डाइट बोल सकते हो आप। पेलियो डाइट अगर आप डालोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब आप जितना उस डाइट से दूर जाते जाएंगे तो आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। एवोल्यूशनरी इससे आप थोड़ा सा पीछे आ रहे हो, आप आगे आते जाओगे तो उससे आप दूर हटते जा रहे हो, उस डाइट से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो वहां डेफिशिएंसीज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये वाली चीज है, ठीक है। और खाली इसकी नहीं है, बहुत तरह के और भी इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको नहीं पता, जो अभी हमने डिस्कवर ही नहीं किए, हो सकता है उसकी डेफिशिएंसी बन रही हो, आपको पता ही ना हो। आज तो मैंने B12 बोला है, हो सकता है कल को कोई एक नया विटामिन भी आ जाए, मालूम पड़े यार ये तो होता ही नहीं है, उसी में था, फिर क्या करोगे? सप्लीमेंट नहीं बना सकते इनके? बना सकते हैं, लेकिन फिर खाली सप्लीमेंट्स के थ्रू, देखो हो सकता है, देखो जब एक फूड होता है ना, फूड खाली एक ये नहीं है कि आपने बस एक न्यूट्रिशन अलग कर दिया और हमने खा लिया हम ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज तो ऐसे तो फिर हम पूरी लाइफ लॉन्ग हम खाली एक टैबलेट खा के जी सकते हैं, प्रोटीन खा लो, टैबलेट खा लो और फैट्स खा लो, बस खा लो, खाली इसी पे चलते रहो। बट ऐसा होता नहीं, ह्यूमन बॉडी ना फूड पे इवॉल्व हुई है, ह्यूमन बॉडी खाली सप्लीमेंट्स पे इवॉल्व नहीं हुई है। पहली चीज ये है। सेकंड, फिर सप्लीमेंट्स में अलग तरह के इश्यूज आते हैं, एडल्ट्रेशन है, प्योरिटी है नहीं है, वो भी एक अलग इशू है। खैर वो इशू फूड में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली सब सप्लीमेंट्स के आप थोड़ा फूड पे ज्यादा रिलाई कर सकते हो, ये वाली चीज है। तो अगर न्यूएंसेस में जाएंगे तो बहुत कुछ है, इस पे नहीं, घंटों बात हो एक्चुअली सकती है। मैं एक वीगन से बात कर रहा था, सुरेश व्यास शायद बता रहे थे मुझे कि वो टेक्नो ऑप्टिमिस्टिक है बहुत ज्यादा इस लाइन में लेकर, कि कल को जो ये लैब वगैरह ना, लैब ग्रोन मीट वगैरह आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जिसके अंदर हमें मिल जाएंगे सप्लीमेंट्स वगैरह। तो खाना तो ऐसा नहीं कि हर चीज के टैबलेट्स आ जाएंगी, खाना होगा पर उसके अंदर फोर्टिफिकेशन कर दिया करेंगे कि भाई ये लो इसके अंदर डाल दिया विटामिन B12, या फिर अब तो पता नहीं राइस वगैरह के अंदर भी पता नहीं क्या फोर्टिफिकेशन दे हो रहा रहे है हैं, कुछ। हाँ।
है ना, वो डाले जा रहे हैं। तो वो ये इस तरीके की बातें कर रहे थे, तो मे बी पॉसिबल हो पाए। अब देखिए मोरालिटी के ग्राउंड पे ना आप जीत नहीं सकते कभी वीगन से, कभी नहीं नहीं जीत पाएँगे, ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं एनिमल्स आर मोरालिटी नॉट ग्राउंड पे फूड तो, ना। मोरालिटी ग्राउंड पे तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि वीगनिज्म हुँ, सुपीरियर है मोरालिटी ग्राउंड पे अगर आप बात करोगे, बट न्यूट्रिशनली मैं बोलूंगा वहां पे चैलेंजिंग हो जाता है, इस वहां बारे चैलेंजिंग में हो देखो, जाएगा। हो सकता है कि अगर शिवम भाई एक वीगन है, इनके साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो पक्का इस पे रिएक्शन कर सकते हैं। तो नहीं मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो वीगन है एंड ही इज वेरी हुँ, नॉलेजेबल, मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो वो वीगन है एंड ही इज अ ग्रेट पावर लिफ्टर। उसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो आप वाओ! मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो मैं फिटनेस लाइन में हूँ, तो पिछले मैं 10-15 साल से हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वीगन्स हैं। दे लिफ्ट ग्रेट, बहुत अच्छे लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, स्प्रिंटिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है उनकी। तो ऐसा नहीं कि लोग परफॉर्म नहीं करते, डेफिनेटली परफॉर्म करते हैं, बट यार ये देखो कि वो लोग उसी लाइन के बंदे हैं, उन्होंने बहुत टाइम एनर्जी स्पेंड किया है, तो बहुत केयरफुल हैं अपनी डाइट को लेके। लेकिन आपने क्वेश्चन बोला था कॉमन मैन के लिए, अगर कॉमन मैन के पास उतनी नॉलेज आ जाए, अगर कॉमन मैन को उतने फूड के सोर्सेज मिल जाएं, क्योंकि कितने कॉमन मैन है जो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेने को राजी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, कितने हैं विटामिन B12 लेना चाहेंगे लंबे टाइम तक, कितने हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स अफोर्ड भी कर पाएंगे लंबे टाइम तक लेना चाहेंगे, अगर वो सब कर सकते हो आप, तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, फिर हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब उसको आप लार्जर सेक्शन पे देखोगे अप्लाई करके, और जब हमें दिखता है कि वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो फिर मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि थोड़ा आप सेफर साइड पर रहो, क्योंकि वीगनिज्म का जो ट्रेंड है अगर आप देखो काफ़ी नया है, हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में किस तरह की डेफिशिएंसीज होंगी, इट्स नॉट टाइम टेस्टेड। साइंस सेल्फ करेक्टिंग है, आज साइंस आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इतना चीज़ें ईजी नहीं है, न्यूएंसेस होते हैं उसमें। हुँ, तो हो सकता हुँ, है केमिकल मतलब लेवल पे, सेलुलर लेवल पे बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज बन रही हो, आपको पता ही ना हो, और हो सकता है आइडियोलॉजिकली आप मेरे से जीत भी जाओ, आप मुझे प्रूव कर दो कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप मेरे को रेफरेंसेस दे दो, ये दे दो वो दे दो, बट फिर भी कुछ चीज़ें मैंने बोला ना टाइम टेस्टेड होती हैं, जिसको आप विजडम बोलते हो, जो विजडम वहीं से हुँ, आता है ना टाइम के साथ। तो वहां पे जब मैं देखता हूँ, और जो मैं पर्सनली भी देखता हूँ बहुत चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्जर सेक्शन पे वो चीज़ पॉसिबल है नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हुँ, वीगन डाइट को अगर प्रॉब्लम्स आप है ये तो, फाइनेंशियली इवन वीगन्स बहुत बोलते हैं। एक्सपेंसिव भी पड़ती है। हाँ, हाँ, वीगन्स ये सारे मानते हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आप गिना रहे हैं कि एक तो ठीक है यार, कि हर कॉमन मैन को आपको पहले एनलाइटन करना पड़ेगा कि भैया क्या होता है? 1 मिनट रुकना। तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह उन्होंने माना कि ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, कॉमन मैन को एनलाइटन करने की ज़रूरत है, और टाइम टेस्टेड बिल्कुल अब ये है नहीं, फ्यूचर में पता चलेगा। तो बिल्कुल इन प्रॉब्लम्स को तो वो मानते हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, ये तो वक़्त ही सॉल्व करेगा, ऐसा तो नहीं कि चुटकी बजाए और सॉल्व हो जाएँगे। तो वो तो है ही। ओके, सो कुछ आखिर में कहना चाहोगे, लाइक मतलब पहला पॉडकास्ट है मे बी आपका ये? पहला पॉडकास्ट, हाँ मतलब इस चीज़ में तो पहला ही है, पहले तो मैंने मतलब डाइट वगैरह पे तो खैर करे हुए हैं, पहले भी मतलब अच्छा। वेबिनार्स वगैरह करे थे मैंने डाइट के ऊपर, बट इस चीज़ में जो आपने जनरल बातें करी हैं उसके ऊपर पहला है। मुझे एक्सपेक्टेड था हुँ। मोर ऑफ लिटरेचर क्वेश्चंस, क्योंकि जो मेरा मैंने कहा ना, कन्वर्सेशन ऐसी ही होती है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस फ्लो आता है, दिमाग में कुछ आ रहा है, वो बस हो जाता है। कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं ये पहला आप हमने कॉल पे ही बात करी थी, ऐसा नहीं है, कभी एक लिटरेचर स्पेसिफिक भी कर लेंगे पॉडकास्ट, नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं कहीं नहीं मुझे जा रहे लगा आप। क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है ना, जो मुझे हुँ, लगा जैसा आपने बताया था मुझे कि आप मतलब हुँ, इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी एडवांस्ड, तो मुझे लगा हुँ, था कि जो क्वेश्चन ज्यादा होंगे आपके लिटरेचर के अराउंड होंगे, बट आपके जो क्वेश्चंस थे वो काफी जनरल थे, बट आई लाइक इट बिकॉज क्योंकि इसमें एक ना स्पॉन्टेनिटी होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, हुँ, और मुझे भी जनरली जो मेरे मेरे अगर आप वीडियोस भी देखोगे ना, मोस्टली ज्यादातर रॉ फॉर्मेट में एडिटिंग में बहुत कम करता हूँ, बहुत ही मिनिमलिस्टिक एडिटिंग करता हूँ मैं उसमें, तो मुझे हुँ, स्पॉन्टेनियस और रॉ कन्वर्सेशन ज्यादा पसंद है, रेदर देन कि मैं प्रिपेयर करके बैठूंगा और मैं स्क्रीन पे देखता रहूँ बोलता रहूँ, मतलब वो मेरे मतलब स्टाइल को सूट नहीं करता। बिल्कुल। नहीं, तो फ्यूचर में वही चीज है। बिल्कुल करेंगे फ्यूचर में, अगर ऑडियंस बता देगी कमेंट सेक्शन में कि भैया इस पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं पता अपनी पॉडकास्ट को बदलना ही ऐसा चाहता हूँ। मैं करता हूँ, मुझे कभी-कभार कभी जैसे मान लें बुद्धिस्ट मॉन्क को ले आया था मैं, आपने अगर देखा हो उनका पॉडकास्ट, हम्म, तो हम्म, मुझे हम्म। बुद्धिज़्म पे ही बात करनी थी, क्योंकि यार उसके अलावा हम कहीं जा ही नहीं सकते थे, ठीक है? तो अब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हाँ, आपके साथ मैं एआई की बात भी कर पाया, मैं ओशो पे भी बात कर पाया, मैं इस वीगन डाइट पे भी बात कर पाया। तो मुझे अच्छा लगता है यार ऐसे घूमना, मतलब एक्सप्लोर करना अलग-अलग टॉपिक्स को। ये वाला नहीं ठीक पॉडकास्ट है, जो होता है है ना? ये मुझे अच्छा लगता है। कोई माइंड बात नहीं, ज्यादा वो नेक्स्ट उसमें टाइम। वो करता है, घूमता है, हाँ, मजा भी और आता है फिर उसमें क्योंकि आप ज्यादा वो बिल्कुल, होते हो, फ्री होते हो। हाँ, और एक है ना, ऐसा लगता नहीं है कि भई आप कहीं से जंप कर रहे हो, एकदम से मत ज़बरदस्ती कहीं जंप कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आपको लग रहा है आपको जो मन में आ रहा है, या फिर फ़ॉलो अप क्वेश्चन्स आते हैं, फिर काउंटर क्वेश्चन आते हैं, फिर वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कुछ ब निकल के आ रहा है सामने। और यही हम्म। खूबसूरती है पॉडकास्ट की यार, जो कहीं किसी फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगी, नहीं है नहीं ना? अच्छा है, मतलब आपने स्टार्ट किया, मैंने आपके वीडियोस देखे थे, बहुत ज्यादा तो नहीं देख पाया,
बट मैंने देखे थे, मुझे काफ़ी ठीक लगा, काफ़ी रॉ है आपका, मतलब स्पॉन्टेनियस है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतना ही बोलना है, इतना नहीं बोलना है, इतना टाइम लिमिट है और ये है वो है, मतलब स्पेसिफिक होना है, तो वो चीज़ नहीं है, विच इज़ गुड। फ्यूचर में करेंगे ऑफलाइन वगैरह, जब पूरा स्टूडियो सेटअप वगैरह हो जाएगा तब तो एक अलग ही फील आएगा, क्योंकि अभी तो एक हमारे बीच में एक दीवार है, अभी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे तो एक अलग ही फील आता है, और वहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि 3.5 घंटे तक कर पाऊँ मैं पॉडकास्ट, क्योंकि ये 1.5 घंटे तो पता भी नहीं चलते कैसे, क्योंकि ये तो कॉल पे हम बात कर लेते हैं, इतना लंबा लंबा तो अगर दोस्ती से दोस्त के ज़्यादा साथ बात ज़्यादा करेंगे। आपको मज़ा जो आएगा ना, क्योंकि अभी लिटरेचर और हिस्ट्री, ये जब आप कंबाइन करोगे ना, तब एक इम्पैक्ट पावरफुल होता है, क्योंकि वहाँ स्टोरीज निकल के आती है, स्टोरीज निकल के नहीं आई हैं, अभी कहानियाँ नहीं निकली ना, मतलब अभी तो हम वैसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एक जो जब आप कहानी के वर्ल्ड में एंटर करते हो तो एक अलग वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है, वो सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, चेंज होगा। तो वो मुझे लगता है कि वो एक अलग इम्पैक्ट रहता है उसका। और आई बिलीव कि जैसे मुझे सुनने को मिलता है कि लोग पढ़ते नहीं, अटेंशन स्पैन खत्म हो जा रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा किताबें। मुझे लगता है लोगों को अभी ना बहुत ज़्यादा लिटरेचर की पावर, जो ऑब्वियसली लिटरेचर में है वो तो जानते ही है, लिटरेचर एंथुजियास्ट है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा किताब, लेकिन मैक्सिमम जो पब्लिक है उनको लिटरेचर की पावर पता नहीं है, स्टोरीज की पावर पता नहीं है। बट अगर आप उसके डेप्थ में जाओगे तो इतनी इनक्रेडिबल स्टोरीज है, आप सिनेमा भूल जाओगे। एक टाइम तो मैं बहुत सिनेमा कंज्यूम करता था, बट जब मैं लिटरेचर के वर्ल्ड में, मैंने बोला 30 से पहले मैंने बहुत सिनेमा देखा है, मूवीज देखी हैं, बट आफ्टर 30 जब मैंने लिटरेचर में एंटर किया है, तो उसके बाद मैंने लुक बैक नहीं किया। मतलब उसके बाद फिर जब मैं मूवीज देखता हूँ, मुझे लगता है यार कुछ मूवीज बहुत पावरफुल होती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर मुझे लगता है यार ये बंदा सोच कैसे रहा है, ये कहानियां सोच कैसे रहा है, और वो जो लिख रहा है वो आप उसको स्क्रीन पे दिखा भी नहीं सकते, नहीं दिखा पाओगे। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, एक किताब है गार्सिया मार्केस, ठीक है, गार्सिया मार्केस बहुत बड़े राइटर, कोलंबिया के राइटर हुए, नोबेल प्राइज विनर है। पिछले अगर 70 ईयर्स में उठाओगे, मार्केस से बड़ा राइटर नहीं है कोई वर्ल्ड वर्ल्ड लिटरेचर में, ठीक है, कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में, बता रहा हूँ वर्ल्ड लिटरेचर में। वो बंदा आधे घंटे के इंटरव्यू के 30 से 35 लाख रुपए ले रहा था, आधे घंटे के इंटरव्यू के, ठीक है। तो उसकी किताब है 100 Years of Solitude, एकाकीपन के 100 दोबारा वर्ष। बताना, दोबारा 100 बताना। Years of Solitude, 100 Years of Solitude, ओके ओके। हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन है एकाकीपन के 100 वर्ष, ठीक है। तो एक कहानी है 7 जनरेशन की, 6 से 7 जनरेशन की कहानी है। मतलब ये दिखा रहे हैं, रवि है, रवि के दादाजी, रवि के परदादा जी, परदादा जी, परदाजी, मतलब 6-7 जनरेशन तक जा रही है। और उसमें दिखाया पता है क्या राइटर ने, ये दिखाया है कि एक ट्रेट कैसे पूरी जनरेशन से पास होना है। इसमें इसका नाम भी किताब का क्यों है, क्योंकि उसमें एक करेक्टर होता है जो सेंटर करेक्टर है कहानी की, जो स्टार्टिंग में वो है जोस, जोस नाम है, जोस बुंदिया। वो जोस बुंदिया को अकेला रहना पसंद है, सॉलिट्यूड में रहता है, वो हमेशा अकेला रहता है। वैसे बहुत बढ़िया आदमी है, साइंटिफिकली एक्यूरेट है, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लैब बना रखी है, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता है, दिमाग से तेज है, वॉरियर भी है, वॉर भी लड़ता है, अपना एक अलग सा टाउन बनाया है खुद का, उसने अपना शहर बना दिया, नया टाउन बना दिया, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम उसको अकेले के लिए चाहिए, अकेले रहना है उसको, अकेला छोड़ दो। और ये जो ट्रेड है किसी को समझ में नहीं आता, आसपास क्या आदमी, अजीब आदमी है, सुबह इतने बड़े बड़े कॉन्क्वेस्ट कर रहा है, लैब में काम करता है साइंस की, और रात को कहता है मुझे अकेला होना है, मुझे कुछ दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अब ये जो ट्रेड है अगल बगल वालों को समझ में नहीं आता, और ये ट्रेड उसके लड़कों में पास ऑन होता है, लड़कों के लड़कों में पास ऑन होता है, 6-7 जनरेशन में पास ऑन होता है। और जो 6वां 7वां वाला जो जनरेशन का बंदा है, अब वो तो नहीं जानता पीछे क्या था, भूल गया वो तो। अब आपको थोड़ा ना पता है कि आपके परदादा के परदादा क्या करते थे, क्या थे। और उसको लगता है कि यार ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अंदर ट्रेड प्रेजेंट है। हमें लगता है जैसे आप म्यूजिक बनाते हो, आपको लगता है यार मैं तो म्यूजिक बनाता हूँ, मैं बना रहा हूँ। हो सकता है एग्जैक्टली आपके किसी परदादा एंसेस्टर को एग्जैक्टली यही चीजें पसंद हो सकता है मेरे किसी परदादा को कहानियां सुनाना सुनना पसंद हो, पीछे किसी, हमें नहीं पता, हम अवेयर नहीं है। हम तो फिजिकलिटी से तो समझते हैं कि भाई ये नाक ऐसी है, आंख ऐसी है, तो पीछे से आ रहा है। लेकिन ये जो ट्रेट है ना, आपको अकेलापन पसंद है, किसी को अथॉरिटी से प्रॉब्लम होती है, कोई रिबेलियस है बाय नेचर, ये पीछे से आ रहा है, खून में, इट रन्स इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में एक तो हमने बोल दिया, वो शो कर रहा है। राइटर की ब्यूटी होती है वो सिर्फ टेल नहीं करता, वो शो करता है। तो वो शो कर रहा है पूरी कहानी के थ्रू कैसे वो चीजें पास ऑन हो रही हैं, हर एक जनरेशन में पास ऑन हो रही है, और हर एक जनरेशन का जो बंदा है वो उसको महसूस करता है। तो ये बोलते हैं, और इसमें मैजिकल रियलिज्म भी है। मैजिकल रियलिज्म, अब मैंने बोला ना, नेटफ्लिक्स ने बनाई है इसके ऊपर 100 Days of Solitude, लेकिन कहीं कोई मैच नहीं है राइटिंग से। हाँ,
कुछ नहीं एग्जीक्यूट है, नहीं कर कुछ पाया नहीं वो। है, हम्म नहीं है, दम नहीं है उसमें, क्योंकि मैजिकल रियलिज्म नहीं ला पाओगे आप, दिखा नहीं पाओगे। मैजिकल रियलिज्म का मतलब होता है मैं कहानी में मैजिक डाल रहा हूँ। जैसे ये जो बंदा जो स्टार्टिंग का सबसे मेन बंदा था, जोस बुंदिया, जिसने स्टार्टिंग करी इस पूरी कहानी की, जब वो मरता है उसको पेड़ से बांध दिया, एंड में पागल हो गया है, लोगों को लग रहा है पागल हो गया है, पेड़ से बांध दिया, जब वो मर रहा है तो आकाश में से फ्लावर्स की बारिश हो रही है, आकाश पूरा फट जाता है, फूलों की बारिश होती है। वो सिंबोलिज्म क्यों? क्योंकि भैया वो ही आगे पूरी जनरेशन क्रिएट कर रहा है, वो मेन फोर फादर है उस जगह का, स्टैंडिंग फादर वही है। अब आगे कहानी उसी पे चलेगी, इतना इंपॉर्टेंट बंदा है कि आकाश भी फट जा रहा है और फूलों की बारिश हो रही है। फिर अब ऐसा नेटफ्लिक्स होता वाले क्यों नहीं नहीं है कर पाए ये? नेटफ्लिक्स कर क्यों नहीं यार, पाया फिर ये? भी देगा, लेकिन एक चीज होती है ना इमेजिन करने की, पर पावर इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला जी एक लड़की है, लाल सूट पहना है, डांस कर रही है, नाक पतली है, बाल कर लिए हैं, आंखें मोटी हैं, और नजरें उसकी बहुत पावरफुल है। मैं अब आपने इमेजिन किया, मैंने कुछ इमेजिन हम्म किया, आपने कुछ इमेजिन किया, परसों उसने कुछ किया, लेकिन जैसे ही मैं उसको मूवी पे दिखा दूंगा तो आपने हमारी इमेजिनेशन बस ब्लॉक हो गई। अब यही है भैया, यही देखो कैटरीना कैफ नाच रही है, यही है। हम्म तो समझ इमेजिनेशन गया मैं। में ना वो चीज, तो ये मैजिकल रियलिज्म का के कैटेगरी में लिखता था मार्केस, और बहुत अच्छा वर्क है। 100 डेज सॉल्यूट बहुत पावरफुल वर्क है, अगर कभी पढ़ना चाहे आदमी पढ़ सकता है, लेकिन हाँ बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइटिंग टफ है उसकी, जो उसकी इंग्लिश है वो लिटरेरी सेंस में लिखता है तो थोड़ा टफ हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट आप डोस्टोव्स्की का जो वर्क है ब्रदर कामजोव, उसका भी तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उन्होंने बनाया, जो हम्म राइटिंग के मुकाबले कहीं भी नहीं है। वो डायलॉग जो वो बोल रहा है यूट्यूब पे पूरा पड़ा है, लेकिन वो बात नहीं है यार। जब आप किताब पढ़ोगे, हम्म ब्रदर कामजोव पढ़ते हो, या टॉलस्टॉय की एना कैरेंना पढ़ोगे, वॉर एंड पीस पढ़ोगे, उन सबके बने हुए हैं, लिटरेचर क्लासिक्स का पूरा बना हुआ है। एंटोन का तो एंटोन चेखोव का पूरा पढ़ा है। इनफैक्ट हम्म इंडिया में भी उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। एंटोन चेखोव की कहानियों को पूरा एक सीरीज थी, जिसमें एंटोन चेखोव शॉर्ट स्टोरी राइटर था रशिया का, उसके ऊपर पूरा बनाया हुआ हम्म है। ठीक है, हम्म गालिब के ऊपर बना रखा है, अच्छा। गालिब के ऊपर बना, नसरुद्दीन शाह ने गालिब का रोल की एक्टिंग की थी, बहुत अच्छी हाँ एक्टिंग हाँ की है, हाँ हाँ पूरा हाँ पड़ा देखा हुआ है। था। ठीक है, हम्म तो आप जब वो चीजें देखोगे, लेकिन जब आप किताब पढ़ोगे यार एक अलग फील आता है, हम्म वो किताब वाला फील ही ना पाएंगे। तो लिटरेचर बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या है कि अवेयरनेस लिटरेचर के को लेके लोगों के अंदर अभी इतनी है नहीं। मंटो की कहानियां वो बहुत पावरफुल पावरफुल है, हम्म तो इट्स लाइक दिस। तो कोई बुक रिकमेंड कर दो यार हमारी ऑडियंस के लिए। देखो अगर यार इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस आपकी किस स्टेज पे है, कि उसमें लिटरेचर में भी ना ये होता है कि आप बिगनर स्टेज पे हो, उस पे स्टेज पे हो। अगर बिगनर है तो मैं बोलूंगा, मतलब बहुत सिंपल मैं बोलूं तो इजी, अगर आपको इजी पढ़नी है तो खुशवंत सिंह से स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल राइटिंग है, इजी राइटिंग है। खुशवंत सिंह की कोई भी नॉवल उठा लो, इन द कंपनी ऑफ वुमेन, मेरी पहली नॉवल वही थी। अच्छा। ठीक है, इन द कंपनी ऑफ वुमेन। ठीक है, लोग कहते हैं एरोटिक है, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें एक बहुत, जैसे आज की डेट में लोग बात कर रहे हैं लोनलीनेस बहुत है, हम्म लोग कहते हैं बड़ी जैसे दुनिया में, वो उस टाइम पे लिख रहा है उस चीज के बारे में। हम्म उस किताब का नाम भले ही लोग अब उस टाइम पे जब आई थी लोगों ने बोला था कि यार ये तो पता नहीं क्या लिखता है, बड़ा सेक्सुअल कंटेंट है, ठीक है, एरोटिक एरोटिक उसको लिटरेचर को के ऊपर बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको डेप्थ में पढ़ोगे तो उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म दिखाई दे रहा है। जिस एग्जिस्टेंशियलिज्म की के वीडियो आज के डेट में भरे हुए हैं ना, सात्रे और कैमू और इन सबके जो भरे पड़े हैं, वो हम्म नीच से डॉस्टोव्स्की सब आ रहे हैं, तो वो खुशवंत सिंह उस टाइम पे लिख रहा था। इन द कंपनी ऑफ वुमेन उस चीज के ऊपर, एक आदमी की लोनलीनेस के ऊपर है, उस लोनलीनेस को कैसे भरने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर है। ये अब डिपेंड कर रहा है आप देख कैसे रहे हो, पर्सपेक्टिव है, हम्म लिटरेचर तो ओपन टू हम्म पर्सपेक्टिव है, एम्बिगुअस है। ठीक है, हम्म तो खुशवंत सिंह की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हो, खुशवंत सिंह की शॉर्ट स्टोरी, मंटो को पढ़ सकते हो, मंटो की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हो अगर इंडियन लिटरेचर पढ़ना है, बिकॉज ये दोनों जाइंट्स हैं, इंडियन लिटरेचर में जाइंट्स हैं। हम्म मतलब मुझे तो जाइंट्स लगते हैं यार, जितना मैंने पढ़ा है इनको। ठीक है, तो ये अच्छा है। बाकी वेस्टर्न पढ़ना चाहते हो तो इजी पढ़ना थोड़ा सा, तो एलिफ शफाक से स्टार्टिंग कर सकते हो। एलिफ शफाक की किताब है 40 रूल्स ऑफ लव, वो ठीक है, दैट इज गुड। रशियन लिटरेचर मत पढ़ना डायरेक्टली, क्योंकि पहला तो हो सकता है आप परेशान हो जाओ पढ़ के ठीक है, क्योंकि इसमें नाइलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मीनिंग ऑफ लाइफ, इस पर ज्यादा बात करते हैं। तो डायरेक्टली रशियन लिटरेचर टफ भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए जंप करना डायरेक्टली। हाँ, अगर सिर्फ एक किताब, एक स्टोरी पढ़नी है, शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है, जिसमें आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल मीनिंग हो, लव हो, ब्यूटी हो, सब कुछ हो, तो वो है डॉस्टोवस्की की व्हाइट नाइट्स। ये स्टोरी बहुत ज्यादा मूविंग है, इसके ऊपर मूवी बनी है यार बॉलीवुड की, सांवरिया, रणबीर अच्छा। कपूर की मूवी नहीं थी, वो उसी को बेस्ड है ना, व्हाइट नाइट्स को बेस्ड है। पढ़ो वाओ। मूवी
नहीं है उसके व्हाइट नाइट्स के, जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा आपको। मैं मूवी देखूं पहले या बुक पढूं? बुक पढ़ो। वो बुक नहीं है, व्हाइट नाइट शॉर्ट स्टोरी है, मतलब बहुत छोटी है, मतलब नोवेला काइंड ऑफ है। नोवेला होती है, पूरी नॉवल भी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी भी नहीं है, बीच की है। वो ओके। पढ़ लो, व्हाइट स्टोरी, मजा आएगा आपको व्हाइट नाइट्स पढ़ के। हम्म। ठीक है, इट इज गुड। एक किताब आपने भी लिखी थी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। यार वो तो बस लिख दी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था। मैं लिखता तो बहुत शुरू से था। पहले मैं अपना ब्लॉग मेंटेन मतलब मेरा ब्लॉग था जहाँ पे मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता था, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज में लिखी थी। बट अब पिछले काफी टाइम से मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, वो ब्लॉग ही अब डीएक्टिवेट हो गया। बट वेरी सून आई विल स्टार्ट राइटिंग अगेन। अब एक सेकंड बुक लिखने की भी सोच रहा हूँ, जल्दी लिखूंगा। ओके, ग्रेट। कोई लिंक्स वगैरह तो बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑडियंस हाँ के मैं लिए। उसको डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, तो मजेदार रहा ये कन्वर्सेशन मेरा, सेम यू नो हियर, हमारा, सेम हियर। यू नो आपसे मजा आया म्यूजिक के बहुत बारे मुझे। में सीखना है बहुत कुछ। हैं, क्या कह रहे हो? आपसे म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल, वो आप कॉल पे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, मेरा चैनल डूब जाएगा। नहीं नहीं, बट आई वांट कि मतलब आप बताओ, क्योंकि मुझे म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट है। स्पेशली जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे हैंस जिमर के बारे में, तो इस टाइप का म्यूजिक थोड़ा लोग, मैं देखा, जनरली कम सुनते हैं। बट आई बिलीव यार ये म्यूजिक बड़ा पावरफुल है। या लेट्स सी लोगों को कैसा लगता है हमारा कन्वर्सेशन ये वाला। और बहुत मैंने लिटरली एंजॉय यार किया, ऐसे हमें हमें कन्वर्सेशन मिलते हमें नहीं है। हमें अच्छा लगना चाहिए, लोगों को तो अच्छा लग ही नहीं, जाएगा। देखो, ये ऐसा पॉडकास्टर है हमारे लिए एक वो होता है ब्लेसिंग होती है कि यार हम बात करके कमा रहे हैं पैसे। अजीब भी लगता है कई बार कि भाई कोई किसी को बताए भी काम क्या करते हैं जी, हम बस हेडफोन लगाते हैं और बढ़िया वीडियो कॉल पे बात होती है हमारी 1-1.5 घंटे। जो आप कॉल पे बात करते हैं, मैं उसको बस यार रिकॉर्ड कर देखो, देता हूँ। मैं बताऊं, दो चीजें जानता हूँ। अगर आपको लगता है आपका काम मीनिंगफुल है, पहली चीज, आपको लगना चाहिए आपका काम मीनिंगफुल है, बिल्कुल मेरे को पहला ही लगता है। इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर आप किसी तरह से उससे वेल्थ जनरेट कर सकते हो, ठीक है, तो बस फिर दुनिया में कोई आपको किसी से कुछ ना सुनने की जरूरत है, ना किसी को कुछ आंसर देने की जरूरत है। दो चीजों के राउंड ही लाइफ घूम रही है, और यहाँ तो मोस्टली सब वेल्थ के राउंड ही घूम रहा है। भाई आप पैसे कमाते हो, पैसे बहुत कमाते हो, बस ठीक है, फिर तो सही काम सही कर रहा है। जहाँ आपका वेल्थ बिगड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि तू कर क्या रहा है। तो ड्रग माफिया बनना चाहिए मुझे फिर। नहीं, मेरा कहने का मतलब था अच्छे तरीके से, मॉरल मीन्स, इमोरल तरीके से नहीं। हाँ, मोरालिटी के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मोरालिटी भी बहुत अजीब चीज है। मतलब इतना आसान होता है कहना कि ये ड्रग माफिया गलत हो गया। ये तो इलीगल इसलिए क्योंकि ये तो लॉ में लिखा हुआ है ना। नो वन नोस कि ये इलीगल है कि नहीं मतलब वैसे, गलत है कि नहीं। अगर मैं इसको बता दूं आपको, जैसे एक स्टैनफोर्ड के न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं, रॉबर्ट स्पॉल्सकी का, उस पे पूरा जानता उसका हूँ। एक यूट्यूब पे पूरा पड़ा है, ठीक है, आप जानते हो। तो उसने लिखा था मॉरलिटी के ऊपर। इनफैक्ट रिचर्ड डॉकिंस भी है, उसने सेल्फिश जीन लिखी थी, उसकी किताब है, उसमें भी उसने मॉरलिटी के ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 1। तो उसने बोला जो मॉरलिटी है वो इनेट है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपको कोई आइडियोलॉजी दूं और मैं आपको समझाऊं यही सही है और यही गलत है, ठीक है। जैसे पहले जमाने में जब लॉ वगैरह नहीं थे, तो मोरालिटी का सोर्स रिलीजन था, ठीक है, विच वॉज फेयर एनफ। उस टाइम लॉ नहीं था। अब लॉ सिस्टम किससे हम मोरालिटी ले रहे हैं, ये सही है ये गलत है। अब आप कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये दोनों ही चीजें हमने खुद ही बना ली हैं अपने हिसाब से कि ये सही है ये गलत है, ठीक है। आप कह रहे हो कि एब्सोल्यूट मोरालिटी तो फिर है ही नहीं, ठीक है। जैसे बहुत तक जो नीत्शे ने किताब लिखी थी बियॉन्ड गुड एंड ईवल, तो उसमें उन्हीं चीजों की बारे में बात कर रहा है, ठीक। कभी इस पर करेंगे डिटेल में बात नीत्शे के ऊपर भी। तो अब क्या है, लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से टैकल किया है रॉबर्ट स्पॉल्सकी ने और रिचर्ड डॉकिंस ने। उन्होंने बोला कि जो मोरालिटी है ना, एक ऐसे इंसान को जो शायद एथीस्ट हो, रिलीजन में बिलीव ना कर रहा हो, या शायद जो मान लो एक सेकंड के लिए किसी भी आउटर उसमें बिलीव नहीं कर रहा, कि मैं बाहर से अभी कंडीशनिंग ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपने हिसाब से अंदर से डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है। वो बताते हैं स्पॉल्सकी और ये रिचर्ड डॉकिंस जो बायोलॉजी वाले हैं, कि भाई आदमी के अंदर ऑलरेडी वो मीटर प्रेजेंट है आपके अंदर। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो ऑलरेडी आपके अंदर वो सेंसेशन आ जाएंगी कि मैं गलत कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज हो जाएगा, भले ही आप किसी और चीज में बिलीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल चीज में ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगा। अदरवाइज आप मुझे बताओ, दुनिया में अथीस्ट है जो, वो लेकिन फिर मान कैसे लो, मॉरल है? लेकिन साहिल भाई, मान लो मेरा मोरल कंपास कह रहा है गलत है, ठीक है, मान लो हाँ हाँ। कि ये चीजें गलत है, बट मैं कोई फिलोसफी लिया उसको जस्टिफाई करने के लिए, तब आपका जो मॉरल कंपास है ना, वो आपको परेशान करता रहेगा। आप कर दोगे वो काम, लेकिन आप इंटरनली परेशान रहोगे। फिर इंटरनल आपको अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे ही करोगे। इसी के बारे में तो डॉस्टोव्स्की ने दिखाया क्राइम एंड पनिशमेंट में। और क्या दिखा रहा है वो जो उसमें मेन कैरेक्टर है रश्कोल्निकोव, वो जाके मर्डर कर देता क्योंकि वो उसमें बिलीव कर रहा है, उस आइडियोलॉजी में बिलीव कर रहा है कि भैया ग्रेटर गुड के लिए कर रहा हूँ मैं। तो मैं जो उसने उसको मार दिया था एक लेडी को, उसमें ओल्ड लेडी को, कि भैया ये इसकी वजह से ये पैसे खाती है लोगों के, ये करती है, पॉन ब्रोकर है, पैसा
लोगों के सामान रख के पैसा देती है उस पर, एक तरह से लोन दे रही है। तो उसको लगा ये तो गरीबों का पैसा खा लेती है, गरीबों का पैसा चूसती है, इसको मैं मार दूंगा तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो ये इस आइडियोलॉजी के साथ तो चला गया ग्रेटर गुड के लिए, भाई एक की वजह से इतने लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जब वो कर देता है तो बाद में बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वो किस तरह के उसके जो अनकॉन्शियस है, जो फोर्सेस उसको परेशान करती हैं, तो उसी के ऊपर तो पूरी क्राइम एंड पनिशमेंट है। हाँ, जो साइकोपैथ हैं उन पे काम नहीं करेगा ये लॉजिक, क्योंकि साइकोपैथ के अंदर वो एम्पैथी वाला वो चीज ही नहीं है, उसके ब्रेन में वो है ही नहीं, हार्डवेयर ही गायब है एम्पैथी वाला। लेकिन वो दुनिया में, मैंने बोला ना आपको, लेस देन 1% लोग हैं, ठीक है। तो वो उनको छोड़ दो, बट अगर 99% जो से ऊपर की जो पॉपुलेशन है यार, उन हमारे अंदर, सबके अंदर वो चीजें हैं। अदरवाइज मुझे बताओ ये वर्ल्ड सस्टेन कैसे करेगा? विदाउट एम्पैथी सस्टेन नहीं कर सकते हम। ये तो ऐसे तो हर बंदा नुकसान पहुंचाता रहेगा, किसी को जो मन में आएगा वो करेगा, तो वो चीज तो इनेट है वो। या इसके ऊपर बात कर सकते हैं हम फ्यूचर में कभी और, ठीक है, लिटरेचर वगैरह जब लेके आएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो बात करेंगे। ओके, सो आप संडे एंजॉय कर सकते हो अपना, बहुत अच्छा सेम लगा टू मुझे यू एज बात वेल। करके आप आपसे। मम्मी की सुन लीजिए, नहीं तो आपकी मम्मी मुझे भी हाँ, मुझे डांटेगी। डांट डांट तो पड़ती रहती है, चाहे कितने बड़े हो जाओ, माँ तो माँ रहेगी, क्या करें। मुझे ही पड़ती है। ओके, चलो, तो ओके रवि, ओके बाय, ध्यान बाय, रखो टेक अपना, केयर, बाय, ठीक टेक है, केयर, बाय बाय, बाय। या यू टू।